देखता आप कहाँ थे एक दो दिन से? हाँ, वो तो 2-3 दिन से गायब था। हम्म। उसका घर में काम है, तुम्हारी तरह नहीं पहले बैठे है। अच्छा। है ना। हम लोगों का काम नहीं है, हम हाजिर हो जाते हैं जब मैम पुकारते हैं। अच्छा। अच्छा। कल हमने इसके बारे में देखा था ना, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, वाई डैश यानी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जो मैंने लास्ट आपको चीज कराई थी वो यही थी। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। सी वाई रेस्ट पावर अल्फा वेर अल्फा बिलोंग्स टू जीरो वन, ये वाली इक्वेशन है। ये अल्फा जीरो वन ओपन इंटरवल से बिलोंग करता है अगर, और कंडीशन दे रखी है वाई एन इज इक्वल टू जीरो। कंडीशन एक्चुअल में क्या होती है, कोई भी वाई के इज इक्वल टू जीरो आप रख सकते हो, मतलब इज इक्वल टू जीरो टाइप की कंडीशन हो। तो इसके हमने सॉल्यूशन निकाल के भी देखे थे, और जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको ये कराया था 1/2 वाई डैश इज इक्वल टू वाई रेस्ट पावर 1/2 एंड वाई जीरो इज इक्वल टू जीरो। एक सेकेंड रुको, वाई जीरो। तो हमने इसके सॉल्यूशन निकाले तो थे, पर वहां से सिर्फ एक सॉल्यूशन निकल के आ रहा था। पहले हमने जो सॉल्यूशन निकाला इन दोनों कंडीशन की हेल्प से, वो ये निकल के आ रहा था। हमने कौन सा मेथड लगाया था, वेरिएबल सेपरेबल। लेकिन फिर हमने बाद में एक सॉल्यूशन अलग से डिफाइन किया था, कुछ इस तरीके का डिफाइन किया था, 0x माइनस गामा स्क्वायर। जीरो तब आएगा जब जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू गामा, और ये कब आएगा जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू गामा। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि यहाँ से एक नॉन लीनियर इक्वेशन थी ना, इसलिए इस तरीके की प्रॉब्लम आई थी। तो यहाँ से हमें ये पता चला था कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे, और या क्लियरली बोला जाए तो अनकाउंटेबल सॉल्यूशंस आ रहे थे। इस टाइप मैम की हर एक इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। मैम हर एक नॉन लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है क्या? नहीं, हर एक नॉन लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस टाइप की इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, ये हमने रिजल्ट पढ़ा था। ठीक है ना। यस मैम। तो अगर एग्जाम में पूछी जाएगी तो इस टाइप की पूछी जा सकती है। बाकी एक बार मैं कंफर्म कर देती हूँ यहाँ पे जीरो है कि के है। अभी तो जीरो ही लेके चलो। चलो मैं एक बार देख के कंफर्म कर दूंगी आपको अभी, फिर मैं आपको कुछ करने को दूंगी बीच में, एक दो मिनट खाली मिलेंगे मुझे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं। हाँ, एक बात और नोटिस करो। मान लो इस तरीके की इक्वेशन है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई प्लस क्यू एक्स, इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या होगा? लीनियर इक्वेशन लीनियर ऑफ डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। और ना सिर्फ लीनियर, ऑर्डर कितना है डेरिवेटिव का, वन। वन। डेरिवेटिव का ऑर्डर वन है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री भी वन है ऑल दो इसकी। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड डिग्री विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, इन सब इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कुछ अलग अलग मेथड्स डिफाइन किए गए हैं। मेथड ऑफ सॉल्यूशन हम बाद में देखेंगे, अभी हम पहले एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का पोर्शन कवर करेंगे, मेथड ऑफ सॉल्यूशंस वगैरह हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ है जो नोटिस करने वाली है, अगर पी एंड क्यू, इफ पी एंड क्यू, ये जो फंक्शंस ऑफ एक्स हैं ये डिफरेंशिएबल होंगे अगर, तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस पी वाई माइनस क्यू। और अगर ये दोनों डिफरेंशिएबल हैं तो हम डिफरेंशिएट इनको कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आएगा कि ये सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विल एग्जिस्ट। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर पी एक्स एंड क्यू एक्स इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल हो गए, ये सब बातें जनरल सी हैं, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस में आगे यूज होने वाली है। तो अगर वो वन टाइम डिफरेंशिएबल हुए तो डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाएगा, लेकिन अगर पी और क्यू इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल हो गए तो क्या होगा,
y भी इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका सॉल्यूशन जो होगा इस इक्वेशन का वो इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि dy बाई डी एक्स पूरा डिपेंडेंट है p और q पे। ठीक है, तो अब ये देखो एक चीज और दिखाती हूँ मैं आपको, एक खास तरह की इक्वेशन, नॉन लीनियर इक्वेशन है, y डबल डैश प्लस y डैश इज इक्वल टू 0। मैम हम्म, y is infinite differentiable, उसके नीचे क्या लिखा? Solution is infinite. हाँ मतलब जो इसका सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल्स टू 5x, वो भी इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल होगा, सेम ऊपर वाली लाइंस। अच्छा, कहने का मतलब यही है ना, y अननोन फंक्शन है, जब आप y की वैल्यू निकाल लोगे, जो भी 5x साई x जो भी निकल के आएगी। मैम आपकी आवाज कट रही है। मेरी आवाज़ कट रही है, ये क्यों होता है मुझे समझ हाँ नहीं मैम, बहुत देर से कट रहा था। आता। ये मैं इसका चलाती हूँ तभी कटती है। अब कटे अगर तो भी बताना, कट रही है। अभी भी कट रही है। नहीं, अभी ठीक है। अब कटे तो बताना, फिर मैं तीसरी चीज ट्राई करूंगी। ठीक है मैम। ठीक है, हाँ तो ये इक्वेशन है हमारे पास। अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? ये इक्वेशन लीनियर है, नॉन लीनियर है, किस ऑर्डर की, किस डिग्री की इक्वेशन है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दो। इज इट लीनियर? ये तो लिनियर नहीं है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक पॉलिनोमियल की फॉर्म्स में लिखी जा सकती है। सिंपल सी बात होती है कि ए नॉट वाई एक्स प्लस ए वन वाई डैश एक्स प्लस डॉट 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 ए एन एक्स डी एन वाई बाई डी एक्स एन, इस तरीके से अगर आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हो तो वो लीनियर हो जाएगी, और नहीं कर पा रहे तो नॉन लीनियर हो जाएगी। ठीक है, इन सब वाई वाई डैश इन सब की पावर्स क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, मतलब इनकी डिग्रीज 1 होनी चाहिए। ठीक है ना, लीनियर फंक्शंस होने चाहिए ये सारे। mod y is not a linear function, तो दिस इज अ नॉन लीनियर इक्वेशन। और मैंने एक और चीज़ बताई थी आपको, डिग्री कब डिफाइंड होती है, मैंने ये बता रखा है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री तब डिफाइन होती है। आवाज़ नॉर्मल आ रही है, कट तो नहीं? यस मैम, ठीक है। डिग्री इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ अगर किसी पॉलिनोमियल को उसके डेरिवेटिव्स की फॉर्म में लिखा जा सके, इफ एंड ओनली इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लिखवा रखा है कि नहीं? नहीं, मुझे लगता है नहीं लिखा। अच्छा, इसमें तो लिखा था शायद, रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ ऑल डेरिवेटिव्स, मतलब जितने डेरिवेटिव है ना उसके y के, उनकी फॉर्म में एक पॉलिनोमियल बन जाए तो वो डिग्री डिफाइंड होती है। मतलब डिग्री डिफाइंड होगी या नहीं होगी ये देखना काफ़ी आसान है, जैसे कि dy बाई डी एक्स या साइन ऑफ dy बाई डी एक्स, हाँ ये ठीक है, साइन ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कुछ भी y। अब इसकी डिग्री डिफाइन है कि नहीं, ये सवाल आता है। ठीक है, इसकी डिग्री डिफाइन होने के लिए डेरिवेटिव की फॉर्म में पॉलिनोमियल बननी चाहिए। अब डेरिवेटिव की फॉर्म में यहाँ एक पॉलिनोमियल नहीं बन रही, इनफाइनाइट डिग्री की पॉलिनोमियल बन रही है, मतलब इनफाइनाइट ऑर्डर जैसी पॉलिनोमियल बन रही है। तो जब डेरिवेटिव आप ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। और आपको ये सब करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि साइन में डी वाई बाई डी एक्स आ गया तो ये जब भी ओपन होगा तो ये पॉलिनोमियल तो बनेगी नहीं। तो ये जो पॉलिनोमियल्स में हमारे पास डेरिवेटिव्स में एक पॉलिनोमियल निकल के नहीं आई, और पॉलिनोमियल निकल के नहीं आई तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये रिजल्ट बड़ा स्ट्रांग है, और डिग्री और लीनियर इक्वेशन का रिजल्ट सेम सेम है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तभी होती है जब उसको हम इस तरीके की पॉलिनोमियल में रिप्रेजेंट कर पाए, और डिग्री भी तभी डिफाइंड होती है जब हम डेरिवेटिव्स को पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव्स में रिप्रेजेंट कर पाए। ठीक है।
तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। और इस इक्वेशन को अगर वैसे भी देखा जाए तो ये क्या लीनियर इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन ये नहीं बनेगी। मैम हम्म मैम आपने कहा डेरिवेटिव को लीनियर मतलब पॉलिनोमियल के आकार से लिखा जाएगा, इसका मतलब समझ में नहीं आया। मतलब अभी बताते हैं, और एग्जांपल्स देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे एक लेते हैं इक्वेशन d²y/dx² प्लस e⁻dy/dx, और एक इक्वेशन लेते हैं d2y/dx² प्लस dy/dx होल स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 2। ठीक है, दो इक्वेशन लिए हैं। अब ऊपर वाली इक्वेशन को तो जब हम एक्सपैंड करेंगे, जिसकी एक्सपेंशन पता है एक बार एक्सपैंड कर लो अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो एक्सपैंड करेंगे तो ये कैसी बनेगी? dy/dx मतलब 1 प्लस dy/dx प्लस dy/dx होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ऐसे बनती चली जाएगी। मतलब डेरिवेटिव, चलो मैं नीचे पहले बताती हूँ। नीचे देखो ज़रा, नीचे वाली जो ये पूरी कंप्लीट इक्वेशन है, क्या हम इसको पॉलिनोमियल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? ये है एक पॉलिनोमियल इस टाइप की, a0x yx प्लस a1x y'(x) प्लस a2x y'(x), और इनकी पावर कुछ भी होती रहेंगी, y की पावर, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कुछ l1 पावर हो सकती है, यहाँ पे कुछ l2 पावर, बस यही डिफरेंस है डिग्री और लीनियर कंडीशंस में। लीनियर कंडीशन चेक करने में देखना ध्यान से। अब यहाँ पे a0x क्या बनेगा? y तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो a0x तो 0 बनेगा, 0 इंटू yx, ऐसे लिख सकती हूँ मैं। प्लस y'(x) की पावर कुछ है, हाँ बिल्कुल है, तो y'(x) की पावर या dy/dx की पावर हम लिख सकते हैं, यहाँ पे इस केस में 2 है। और a1x फंक्शन क्या बनेगा? यहाँ पे a1x फंक्शन 1 बन जाएगा, प्लस y'(x) यानी d2y/dx2, इसकी पावर 2 है, सॉरी इसकी पावर 1 है, मतलब l3 1 हो जाएगा, यहाँ पे l2 2 हुआ था। और a2x फंक्शन यहाँ पे क्या है? ये वो भी 1 है। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये पॉलिनोमियल नहीं बन गई? पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स। पॉलिनोमियल इन एक्स क्या होती है? पॉलिनोमियल इन एक्स, पॉलिनोमियल इन एक्स कुछ इस तरीके से लिखते हो आप, पॉलिनोमियल इन एक्स जिसके कोफिशिएंट क्या होते हैं? कोई रियल नंबर्स होते हैं, जैसे a0 प्लस a1x प्लस a2 इंटू एक्स स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से आप लिखते हो ना, इसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल इन एक्स। ठीक है, ये होते हैं वेरिएबल्स पॉलिनोमियल्स के अंदर। ठीक है, अब पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव का यहाँ पे क्या मतलब है कि ये जो मेन काम कर रहे हैं ये पॉलिनोमियल बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके की ठीक है मैम। रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अगर इस तरीके की रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है तो डिग्री डिफाइंड है, नहीं मिलती तो डिग्री डिफाइंड नहीं है। इसकी डिग्री क्या होगी? ऊपर तो देखो नहीं मिल रही, क्या इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है? तो एक इनफाइनाइट सीरीज है, तो ऊपर वाले की डिग्री डिफाइंड नहीं है। बाकी मैं अभी आज क्वेश्चन देती हूँ आपको डिग्री और ऑर्डर पे, और एग्जैक्ट वाले भी कुछ क्वेश्चंस दूंगी, वो करना एसएल रॉस से। और नीचे वाली हाँ की मैम, डिग्री, वही होगा, हाँ क्योंकि प्रैक्टिस की ज़रूरत है डिग्री ऑर्डर में, पता तो होना ही चाहिए भले एग्जाम में क्वेश्चन ना यस आए। मैम। नीचे वाले की डिग्री क्या हो जाएगी? हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या आ रही है? 1 आ रही है इसकी पावर, तो डिग्री 1 है। ठीक है, यस मैम। हाँ चला गया। हाँ मैं ये जो बता रही थी, अब इस पे वापस आते हैं, ये वाली इक्वेशन। तो देखो इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है। कई बार एग्जाम में ऐसी डायरेक्ट नॉन लीनियर इक्वेशंस आ जाती हैं और इनके सॉल्यूशन बड़े काम के होते हैं, इसलिए आपको इनके सॉल्यूशन समझ में आने चाहिए कैसे निकलते हैं।
देखो मॉडुलस है दो चीज़ों का जीरो, तो इसका मतलब क्या है, दोनों अलग अलग जीरो होंगे, यही मतलब निकलेगा या कुछ और निकल सकता है? दो दो यस नॉन मैम, नेगेटिव चीज़ों को ऐड करके जीरो आ दोनों गया। ही। इसका मतलब अगर y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिया जाए, मतलब y इज इक्वल टू 2 लिया जाए तो वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा, ऊपर वाली इक्वेशन को। y इज इक्वल टू 3 लिया जाए वो भी ऊपर वाली को सेटिस्फाई करेगा, -3 लिया जाए वो भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कोई भी टाइप का सॉल्यूशन लिया जाए वो सेटिस्फाई कर जाएगा इसको। तो इसके कितने सॉल्यूशंस है? इनफाइनाइट। रियल एनालिसिस का यूज करेंगे तो अनकाउंटेबल सॉल्यूशन, ठीक है। इनफाइनाइट की बजाय हम अनकाउंटेबल बोल सकते हैं, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट। अनकाउंटेबल तो इनफाइनाइट ही होता है, तो अनकाउंटेबल बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके मैम, समझ गया। एक सेकेंड रुको। पर मैम इसका डिग्री 1 बोल सकते ना, और ऑर्डर 2 बोल सकते। इसकी डिग्री क्या डिफाइंड है? अब सवाल ये वही होता तो है, बात समझ में ऑर्डर तो नहीं टू आ है रहा। इसका। ये ऑर्डर बात तो सही है, ऑर्डर तो 2 है। क्या डिग्री डिफाइंड होगी? डिग्री तभी डिफाइंड कैसे होगी होगी? अगर इसको पॉलिनोमियल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके वाई की। क्या पॉलिनोमियल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है इसको? पॉलिनोमियल में मॉडुलस फंक्शन का कहीं काम होता है? नहीं मैम। ठीक है, तो इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। देखो आपने कितने अच्छे तरीके से बोल देते हो, इजी तरीके से। हम्म। मतलब लगता है कि आप ही सही हो। आप ही हाँ, सो वो एक डायलॉग है ना, बम्बैया, नवाज की, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अपनी ज भगवान है ना, क्या बोलते हैं ना, कभी कभी लगता है। सुनिच भगवान है। हम्म। तो चलो एक और चीज देखते हैं बढ़िया सी, एक थ्योरम मैम बताइए। एक प्रॉब्लम कराओ ना, हाँ, प्रॉब्लम कराओ ना एक। प्रॉब्लम प्रॉब्लम मैं दूंगी, अभी इसका सॉल्यूशन निकालना। मैं एक बार एक रिजल्ट बताती हूँ ना। देखो, प्रॉब्लम का नाम सुनते ही आपका कट गया वॉइस। प्रॉब्लम की ही बात करती हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम ही पहले देती हूँ, उसका सॉल्यूशन निकालो आप लोग। डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, उसके बाद मैं वो रिजल्ट बताऊंगी। डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो सच दैट वाई ज़ीरो इज ज़ीरो, इसका सॉल्यूशन क्या आएंगे? नेटवर्क इशू तो नहीं हो रहा ना? y is equal to e to the power x, वाई इज इक्वल टू e to the power x प्लस c लगा लो। जीरो तो नहीं होगा इसका आंसर? log y is equal to x प्लस c ऐसा आ रहा था। हाँ, log y is equal to x प्लस c। एक्स प्लस सी, यानी वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी। तो ये तो जनरल सॉल्यूशन हो गया ना, इन्होंने सॉल्यूशन इस हाँ, कंडीशन को पूछा है। मैंने कुछ बोल रहे हो क्या? क्या आ रहा है सॉल्यूशन? y इक्वल टू सी एक्स टाइप का आ रहा मैम। y equals to 0. वाई इज इक्वल
इक्वल्स टू 0 आएगा। देखो सॉल्यूशन तो यहाँ से निकल ले आएगा ना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, तो dy बाई वाई इज इक्वल टू डी एक्स। वेरिएबल सेपरेबल है, सिंपल सा है, log y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। उसके बाद ये स्टेप आएंगे, तो y इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर एक्स प्लस सी आ गया। अब आप जब कंडीशन लगाओगे तो क्या होगा, y 0 इज इक्वल्स टू 0, ई की पावर 0, तो इसका मतलब e की पावर c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एक ऐसा कांस्टेंट है जो 0 कांस्टेंट लेना है आपको, ठीक है। यहाँ से देख के कंफ्यूज मत हो ना कि e की पावर x कभी 0 ही नहीं होता। यहाँ पे e की पावर x 0 हो सकता है, मतलब यहाँ पे जो कांस्टेंट लिया जाएगा e की पावर c को आप कुछ भी c डैश लग सकते हो, उसको 0 ले लो, ठीक है। तो इसका मतलब जो भी कांस्टेंट c डैश था वो 0 हो जाएगा। इसको e की पावर x प्लस सी लिखने के बजाय हम ऐसे भी लिख सकते थे, e की पावर c इंटू ई की पावर x, तो वो क्या हो जाता, c डैश इंटू एक्स ई की पावर x। तो वहाँ से भी आप कंडीशन लगा के चेक कर सकते थे, तो वहाँ से डायरेक्टली c डैश 0 आ जाता। तो जब c डैश 0 हो गया, जो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आप मल्टीप्लाई कर रहे हो अगर वो 0 हो गया तो क्या निकल के आएगा सॉल्यूशन, ये 0 हो गया है, तो y इज इक्वल टू 0 सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। और e की पावर में क्या था हमें नहीं पता, e की पावर में c या कुछ भी हो सकता था ना, ठीक है, इसलिए e की पावर c 0 हो गया। वैसे सोचने की जरूरत नहीं है, तो कोई रियल नंबर था, ये 0 कैसे हो जाएगा। e की पावर में log होता, क्या पता, e की पावर log a इज इक्वल टू 0। तो ये कांस्टेंट इस टाइप का, ये सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना, तो e की पावर हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ये 0 हो सकता है, कंडीशन के अकॉर्डिंग आया है तो ये सही है। इसका मतलब y इज इक्वल टू 0 सोल्यूशन बनेगा। अब y इज इक्वल टू 0, इसका एक यूनिक सोल्यूशन आ गया, यूनिक सोल्यूशन आ गया, क्या आया, y इज इक्वल टू 0। अब ये बात हम बिना सॉल्व किए भी बोल सकते थे, मैं कह रही हूँ। अब वो कैसे, देखो एक रिजल्ट होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या कहता है कि अगर इस टाइप की कोई भी इक्वेशन है हमारे पास, dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, ये एक मोस्ट जनरल फॉर्म है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है ना। ये याद रखना हमेशा, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की ये मोस्ट जनरल फॉर्म है, ठीक है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है ना y में, एक तरीके की पॉलिनोमियल है जो लीनियर पॉलिनोमियल दिख रही है आपको dy बाई डी एक्स और y में। तो इसकी डोमेन हम मान लेते हैं, दिस इज डिफाइंड ऑन द डोमेन D। ये डिफरेंशियल इक्वेशन की डोमेन क्या होगी, D होगी। वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन की डोमेन का क्या मतलब होता है, जैसे dy बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो अब इसकी डोमेन क्या होगी, हमें बस ये याद रखना होगा कि x इज नॉट इक्वल टू 0। तो डोमेन से ये मतलब होता है कि जो कंप्लीट इक्वेशन है ये पूरी तरह सेटिस्फाई होनी चाहिए, कहीं पे भी 0 नहीं बनना चाहिए डिनोमिनेटर में, और जो भी हम कंडीशन फंक्शन के लिए लगाते थे उसी टाइप से। तो जब आगे क्वेश्चंस करोगे तो ये चीज़ें आएंगी, तो साथ साथ कवर भी हो जाएंगी कि डोमेन मतलब क्या, डोमेन मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइंड होनी चाहिए उस पॉइंट पे। तो अगर ये किसी डोमेन D पर डिफाइंड है, देन इफ दिस इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन, अगर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट, और कंडीशन भी अच्छा इसके साथ दे रखी है, इसकी कंडीशन मैं लिख देती हूँ आपको। मैम इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट होने का क्या मतलब, लीनियर इक्वेशन का तो सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा, हमेशा एग्जिस्ट करेगा। देखो ऐसे केसेस भी हो सकते थे ना, मैंने कल आपको 3 केसेस बताए थे, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। तो इस टाइप का केस भी हो सकता था जहाँ पर, एक सेकेंड, y इज इक्वल टू सी डैश, अच्छा हाँ, समझ में आया मैम, तो वो कंडीशन से कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। हाँ, y1 इज इक्वल टू 0। देखो इसमें y1 इज इक्वल टू 0 रख के देखो, x को जब हम 1 रखेंगे, नहीं नहीं नहीं, वो दूसरी टाइप की इक्वेशन थी। उसका सॉल्यूशन कुछ ऐसे आया था, y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर,
ठीक है, मान लो सॉल्यूशन ये आता है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनती है? चलो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, इस सॉल्यूशन में एक कंडीशन दे रखी हो अगर साथ में कि y1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, हाँ y0 इज इक्वल टू 1, y0 इज इक्वल टू 1 से क्या निकल के आएगी? c की वैल्यू देखो जरा निकाल के, x को जब हम 0 पुट करेंगे तो ये साइड तो 0 हो जाएगी, और जब y को 1 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो इस टाइप की इक्वेशंस के नो सॉल्यूशन होते हैं। वो जो बात आप कह रहे हो वो डिपेंड करता है कि कंडीशन किस टाइप की गिवन है। इनिशियल बोलते हैं ना इसको, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बोला जाता है, आगे इसके बारे में बातें आएंगी। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बोला जाता है इसको। अब इनिशियल कंडीशंस में ही कुछ गड़बड़ी है तो इसका नो सॉल्यूशन भी बनाया जा सकता है, ठीक है ना? अब क्लियर होगा? ये यस परसों हमने मैम। तीनों केसेस देखे थे, वही चीज़ है ये। तो अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वाई एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट, ये कंडीशन थी, ये इनिशियल कंडीशन हो गई। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है then it will be a unique solution, then it will be यूनिक। मतलब किसी भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। अब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या है कि जो भी मतलब ये इनिशियल पॉइंट्स पे डोमेन की कुछ बाउंड्रीज होती हैं, उस पर पॉइंट्स कुछ गिवन होंगे, ये सब बातें आगे आएंगी। तो अगर कुछ इस टाइप की कंडीशन गिवन है, अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो, कुछ इस टाइप की कंडीशन गिवन है और हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो अगर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है वो पक्की बात है कि यूनिक सॉल्यूशन ही होगा, ठीक है। प्रोवाइडेड, एक बात और साथ में गिवन होनी चाहिए, प्रोवाइडेड पी एक्स एंड क्यू एक्स आर, ये होना चाहिए क्या बोलते हैं इसको, कॉन्टिन्यूअस ऑन डोमेन डी। एक बार ऊपर वाले क्वेश्चन में जाके ये सारी कंडीशंस चेक करते हैं क्या ये फुलफिल हो रही है। ऊपर वाला क्वेश्चन था dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और साथ में कंडीशन ये दी थी मैंने। अब यहाँ पे p की वैल्यू क्या थी जरा बताओ, px क्या था यहाँ पे? px वॉज इक्वल टू -1 था, और qx इज इक्वल टू 0 था। 0 था। ये तो किसी भी डोमेन पे हमेशा फंक्शंस ये वाले कॉन्टिन्यूअस होते हैं, और इसकी डोमेन थी भी यार, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी। देखो इसके डिनोमिनेटर में 1 था और कहीं पे कोई लॉग वॉग नहीं आ रहा था। जैसे log x आ जाता है अगर कहीं पे, तो हमें फिर उसका x ग्रेटर देन 0 लेना पड़ता है। मतलब यहाँ पे अगर माइनस लॉग एक्स इंटू वाई होता तो हमें x ग्रेटर देन 0 मान के चलना पड़ता है। ये सब चीज़ें होती हैं, पर यहाँ पे तो सब कुछ बढ़िया ही काम चल रहा था, माइनस वाई था। तो इसकी डोमेन तो पहले पूरा आर ही समझ में आ रही है हमें, डोमेन इसकी आर थी, और p फंक्शन यहाँ पे -1 था, q फंक्शन 0 था। वो तो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस है, इनफाइनाइटली मतलब कॉन्टिन्यूस फंक्शन है किसी भी डोमेन पे। और कुछ साथ में कंडीशन दे रखी थी, बिल्कुल दे रखी थी, वाई एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट, वो यहाँ पे भी दे रखी है। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए थी, वो यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो आप कुछ और एग्जांपल भी देख सकते हो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, वो देख लेते हैं। dy by dx is equal to y, एकता का भयदा नहीं आ रहे। एकता की वॉइस नहीं आ रही है, एकता रिजॉइन करो। मैम हाँ भाई, मैम इसके सॉल्यूशन में डाउट था। हाँ बोलो, ये वाला। इसको हाँ मैम, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई है मैम। dy by dx उसके बाद हाँ, हाँ वेरिएबल सेपरेट किए तो dy बाई वाई और इक्वल टू में dx हो गया। हम्म उसके बाद इंटीग्रेशन किया तो log y इक्वल टू x, हम्म और इधर कोई कांस्टेंट c ऐड करने के बजाय हम राइट साइड लेफ्ट साइड में ये भी लिख सकते हैं ना, log c। log y प्लस log c यस मैम इक्वल टू x। इज इक्वल टू एक्स। कांस्टेंट तो आप कहीं भी तो ऐड यहाँ कर दो, से कोई भी ऐड कर दो, चाहे log ऐड जब log होता है ना, एक बार log आ जाता है तो हम सोचते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट log ही ऐड कर दिया जाए, कन्वीनियंट हो जाता है सॉल्व करना। ठीक है आपकी बात। हाँ, तो उसके बाद cy इक्वल टू x और y सॉल्यूशन आ गया cx टाइप का आ गया मैम यहाँ से तो। log c और आपका इज इक्वल टू सॉल्यूशन एक्स आया ना, तो cy क्या आ गया, e रेज टू पावर x, और y क्या आ गया 1 बाय c
मतलब 1/c तो नहीं लिखेंगे क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, सॉल्यूशन ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। अब आपको एक बात समझ में आएगी यहाँ से, इतना क्लियर हो गया आप कहाँ गलती कर रहे थे, लॉक नहीं लगा रहे थे। हाँ लोग भूल गई थी मैम। हाँ, क्लियर है। तो अगर ऐसा आएगा, अब देखो इस टाइम इधर इस तरफ ऐड करने में थोड़ा सा ये रहता है खतरा सा, क्योंकि अब इस सी को मैं डिवाइड नहीं कर सकती, अब ये सी नॉन जीरो होना चाहिए अगर डिवाइड करना है तो। ये सब चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ती है ना कैलकुलेशन करते हुए। 1/c, अब सी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ऐसा कुछ लेना पड़ेगा। अगर यहाँ से कंडीशन भी लगाओगे एक बार, जैसे 0 = 0, y 0 = 0, तो यहाँ से ठीक है, हाँ उस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो वैसे वैल्यू निकल ही आएगी। y 0 = 0 यहाँ से लगा लेना, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, c इंटू 0 = e⁻0 है। एक सेकेंड, कंडीशन यही थी y 0 = 0। कंडीशन तो यही थी ना। यस मैम। ठीक है, वही प्रॉब्लम है कि सी यहाँ पे नॉन ज़ीरो नहीं हो सकता, और जब किसी शुड बी ज़ीरो, वही प्रॉब्लम आ जाएगी इधर कांस्टेंट ऐड करने में। log y + log c = x। कि आप ये कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, y = 1/c e⁻x। इस 1/c को कुछ और कांस्टेंट मान लो, y = c' e⁻x। फिर वहाँ से जब आप कंडीशन निकालोगे फिर c 0 निकलेगा, वही प्रॉब्लम करेगा अगर इधर ऐड करोगे आप। मतलब अगर 1/c को c' में मान लिया और फिर उसके बाद कंडीशंस लगाई, तो फिर यहाँ से c' तो ज़ीरो निकल के आएगा, फिर एक प्रॉब्लम हो जाएगी, पर c' तो नॉन ज़ीरो था, ठीक है ना। मतलब 1/c 0 आ जाएगा, ठीक है। तो कांस्टेंट को उधर ही ऐड करोगे तो ही ठीक रहेगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो y वाले फंक्शंस की तरफ हम, या इस कांस्टेंट को आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग है, जैसे भी कांस्टेंट ऐड करोगे यहाँ पे नेगेटिव ले सकते थे आप, तो ये y/c बन जाता, फिर ये y/c बन जाता, तो ये y = c × e⁻x बन जाता, ठीक है। तो जब आप सॉल्व करोगे तो लेने को तो आप प्लस माइनस लॉग वॉग कुछ भी ले सकते हो, लेकिन इस तरफ ही लेना, ठीक है। और मैंने e⁻c वाली बात भी आपको समझा दी है, कभी ऐसी प्रॉब्लम आई e⁻c = 0 तो ये ठीक है, क्योंकि c एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए सेटिस्फाई भी हो जाएगी। और बस हमें राइट हैंड साइड पे ही ऐड करना है ताकि कैलकुलेशंस में थोड़ी गड़बड़ ना लगे, अदरवाइज हम थोड़ा सा, कोई बच्चे यहाँ पे नो सॉल्यूशन लिख के आ जाएंगे, 1/c तो 0 आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, नो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। मैम हम्म y = cx² आपने जो लिखा है वहां पर अगर c LHS में लिया जाए तो उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। c अगर क्या लिया जाए, c राइट साइड पे है ना, तो लेफ्ट साइड पे लेने का। अगर ऐसा लिया जाए, यस मैम। हाँ तो फिर कंडीशन चेंज कर देंगे, कंडीशन उल्टी कर देंगे, x0 y1, नहीं x1 y0, हाँ तो सॉल्यूशन निकल जाएगा। इसीलिए राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट ऐड किए जाते हैं, इसके पीछे यही लॉजिक है, ठीक है। राइट हैंड साइड पे ही कांस्टेंट्स ऐड करना, आगे से इधर ऐड करना है तो फिर आपको माइनस लेके करना पड़ेगा, log y - log c, ठीक है ना। मैम आपने जो अभी थ्योरम बताया उसमें कल आपने इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली एक केस दिखाई थी, कौन सी तो थी, वो कैसे पॉसिबल थी? बताओ कौन सी थी। मैम वही y = cx² और y 0 0 होगा। देखते हैं तो कौन सी थी।
इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। ये किसका, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2cx, और c की वैल्यू यहाँ से y बाई एक्स स्क्वायर आ रही थी तो वही लिख लेते हैं, y बाई एक्स स्क्वायर। मतलब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन थी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y बाई एक्स। ठीक है, और इसके साथ हमने कंडीशन क्या लगाई थी? y1 इज इक्वल टू 0। y1 y0 इक्वल टू 0। नहीं, y1 इज इक्वल टू 0। y0 इज इक्वल टू 0 तो इनफाइनाइट देंगे। अच्छा, वो वाला पूछ रहे हो आप? यस मैम। y0 इज इक्वल टू 0। एक्चुअली यहाँ पे कंडीशन लगा तो दी थी, पर इसकी जो डोमेन है डिफरेंशियल इक्वेशन की डोमेन में x 0 नहीं आ सकता ना, इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, उसके लिए कोई और एग्जांपल देख लेंगे। चलो, समझ गए? इसकी x ओके मैम, नॉट इक्वल टू समझ 0 गए। डिफरेंशियल इक्वेशन की डोमेन से नहीं लिया वो पॉइंट। अभी जो मैंने रिजल्ट बताया उसको ध्यान से करें। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है डिफाइंड ऑन अ डोमेन D, और जो x नॉट पॉइंट आएगा, जो x नॉट कॉमा y नॉट पॉइंट आता है, ये डोमेन का पॉइंट होना चाहिए। वहाँ पे हमने डोमेन का पॉइंट नहीं लिया था। बाकी तो कॉन्टिन्यूटी में px qx में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस यही प्रॉब्लम थी जो हमने अलग से लिया। खैर, अभी मैं आगे और एग्जांपल्स कराऊंगी आपको। अभी मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रही हूँ हर चीज़ का। ये एग्जांपल अगर काम नहीं करा इस तरीके से तो मैं और तरीके के एग्जांपल्स दूंगी। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पे ये है, ये एग्जांपल पूरी तरह ठीक है। ठीक है, ये एग्जांपल भी पूरी तरह ठीक है। ये एग्जांपल आपको ये दिखाता है कि अगर आप डोमेन का पॉइंट नहीं लोगे, दिस इज नॉट इन डोमेन, अगर आप डोमेन का पॉइंट नहीं लोगे तो कंडीशन और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट डिग्री है, सब कुछ है, और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी लग रही है। मतलब y x नॉट इज इक्वल टू y नॉट भी दिख रहा है, बट ये पॉइंट डोमेन में नहीं था। क्या हो गया? इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब बात क्लियर हुई कि हर एक कंडीशन कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई मतलब सफिशिएंट कंडीशंस हैं ये, लेकिन ये ना हो तब ये फॉलो हो जाए ये रिजल्ट, तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता। तो ये कंडीशंस इंपॉर्टेंट है रिजल्ट को फॉलो कराने के लिए, नेसेसरी नहीं है पर सफिशिएंट है। ठीक है मैम, डोमेन क्या है नीचे वाले क्वेश्चन में? नीचे वाले क्वेश्चन में डोमेन x इज नॉट इक्वल टू 0, r माइनस 0। अगर आप r से पॉइंट्स ले रहे हो तो r माइनस 0 डोमेन आएगी, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है? dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2y बाई एक्स। ठीक है, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। जिस तरीके से क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, हमें उस तरीके से उसकी डोमेन निकालनी होगी। अगर x अपॉन में है तो r माइनस 0 हमें डोमेन लेनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब x के लिए तो मैंने आपको कंडीशंस बता दी। वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डोमेन होती है ना, ये जो डोमेन होती है ये एक्स वाई पॉइंट्स की होती है। पर ठीक है, अभी मैंने x के पॉइंट्स के लिए बता दी, ये अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्स वाई दोनों पॉइंट्स के लिए देखी जाती है। x की वैल्यूज़ के लिए जो भी y की वैल्यूज़ कॉरेस्पॉन्डिंग आएंगी दोनों के लिए। जैसे अगर यहाँ पे 2x बाय वाई हो जाता है तो इसकी y वाली वैल्यूज़ हो जाती है r माइनस 0 से, और x वाली वैल्यूज़ तो पूरे r से हो ही सकती थी। ठीक है, तो x और y दोनों पे ही रिस्ट्रिक्शन होती है, ये दोनों रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। ठीक है, मतलब देख लिया था हमने। अब ये बताओ, यहाँ तक अगर सब क्लियर है तो मैं आगे बताऊं। जब आप क्वेश्चन Yes, ma'am. तो इन चीज़ों को अप्लाई करके देखोगे तब आपको और ज़्यादा क्लैरिटी बनेगी। ठीक है, कल से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज हम एग्जैक्ट का वो देखते हैं, थोड़ा सा बेसिक, और इसको मैम ये सारी रिजल्ट की आकार में नोट में है ना? हाँ, ये सब जो मेन बातें ये सब नोट्स में है। ठीक है।
एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? एग्जैक्ट वर्ड से हमें क्या समझ में आता है? देखो कोई इस टाइप की इक्वेशन होगी, एम एक्स वाई प्लस एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई। मतलब जो कांस्टेंट आ रहा था उसका भी वैल्यू निकालना पड़ेगा। कांस्टेंट आ रहा था, वो तो कंडीशन होगी तब आप वैल्यू निकालोगे ना उसकी। मैं अच्छा, समझी नहीं क्वेश्चन क्यों पूछा आपने। एग्जैक्ट का मतलब क्या है? एग्जैक्ट का मतलब क्या है अभी देखेंगे। देखो इस टाइप की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हो, तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब इसको लिखने का तरीका बस बदल गया, जैसे एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, इस टाइप की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हो, इसको एग्जैक्ट कब बोला जाएगा? इसको एग्जैक्ट तब बोलेंगे, मान लो किसी डोमेन डी पर डिफाइंड है, इसको एग्जैक्ट तब बोलेंगे इफ देयर एग्जिस्ट अ स्मॉल एफ फंक्शन, कोई स्मॉल एफ फंक्शन या कैपिटल एफ जो भी आप लेना चाहो, ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट कर जाए सच दैट उस फंक्शन का डी डिफरेंशियल, या इसको हम डेरिवेटिव भी बोलते हैं, क्योंकि डीएफ क्यों लिखा जाता है? डीएफ होता है दोनों, पार्शियल एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव और वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ये हमें दोनों बताता है ना। डीएफ की वैल्यू ये होती है, तो डीएफ इसलिए लिखा जाता है। तो अगर उस फंक्शन का डीएफ ये इक्वेशन बन जाए, यानी कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, जो कि अभी मैं करूंगी, लेकिन इसका कहने का मतलब क्या है पहले ये देखते हैं। एफ एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए, एफ एक इंटीग्रेबल फंक्शन होगा। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, डी एफ शुड बी एन इंटीग्रेबल फंक्शन। देखो इसका कहने का मतलब क्या है, इस इक्वेशन को कब एग्जैक्ट कहेंगे? ये पूरी कंप्लीट एक इक्वेशन थी, इसको एग्जैक्ट कब कहेंगे? जब हमें कोई ऐसा फंक्शन एफ मिल जाए जिसका डिफरेंशियल वो इक्वेशन बन जाए। यानी कि अगर हम इंटीग्रेट कर दें, ये डी एफ इंटीग्रेबल फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट कर दें अगर हम, तो हमें क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ इज इक्वल टू एफ होता है। अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो हमें एफ की वैल्यू मिल जाएगी, डी एफ इज इक्वल टू 0। अगर डी एफ इज इक्वल टू 0 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? इंटीग्रेटिंग दिस f इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से जो y की वैल्यू निकल के आती है इससे, वो हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगी तब ये बात समझ में आएगी। ठीक है, एक बार एक कंपैरिजन करते हैं। देखो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये किसके बराबर है? डी एफ के बराबर। तो डी एफ की वैल्यू क्या होती है? डेल एफ बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई डी वाई। यहाँ से हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा? m होता है डेल एफ बाई डेल एक्स अगर इक्वेशन एग्जैक्ट है तो, और n होता है डेल एफ बाई डेल वाई इफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। तो ऐसा हो जाएगा, मतलब डी एफ के बराबर रखेंगे और डी एफ की वैल्यू ये होती है और वहाँ से कंपैरिजन करेंगे। और हमें ये पता है, हमने क्लैरेट्स थ्योरम पढ़ी थी एक, आई होप क्लैरेट्स थ्योरम ही थी। अगर क्या कहती थी ये थ्योरम, अगर ये कॉन्टिन्यूस है, मतलब एफ के फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस है, अगर ये कॉन्टिन्यूस है और ये कॉन्टिन्यूस है, तो ये दोनों बराबर होते हैं हमारे पास। कर्ल एक्स कर्ल वाई, जाके देख लेना वो थ्योरम, कर्ल वाई कर्ल एक्स। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? इसका मतलब क्या हुआ? डेल एम बाई डेल वाई विल बी इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। ठीक है, अगर इक्वेशन एग्जैक्ट होगी तो हमें ये कंडीशन मिलेगी। अगर इक्वेशन एग्जैक्ट होगी तो हमें ये कंडीशन मिलेगी। अभी एग्जांपल कराती हूँ, फिर इसका कन्वर्स भी देखते हैं। देखो हमने क्या किया, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देखी,
एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस मैम टाइप एक से। बार दिखा दो, हाँ, क्या दिखाऊं? एक बार नीचे, हाँ मैम ये मतलब कंपैरिजन के बाद क्या बोला, एक बार और बताओ। एम इज इक्वल टू डी डेल एफ डेल एक्स, उसके बाद ये कंपैरिजन किया हमने, और अगर हमें ये ध्यान रखना है, इफ डेल एफ बाय डेल एक्स, या जिसको हम एम बोल रहे हैं, और डेल एफ बाय डेल वाई जिसको हम एन बोल रहे हैं, ये नोट्स में है वैसे, बस समझ लो इस चीज को। दे आर कॉन्टिन्यूस, हाँ, और कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। अच्छा, नहीं, इसके कॉन्टिन्यूस, मैम डिफरेंशिएबल होते हैं ना। हाँ, कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स, तब हम क्लैरेट्स थ्योरम लगा सकते हैं जो हमने हाँ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में मैम, देखा। वो यंग्स थ्योरम कहते हैं ना। क्लैरेट्स यंग्स शायद ऐसे नाम होता है। अच्छा मैम। हाँ, हमने दूसरे नाम से ही पढ़ी है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ठीक है, डेल एफ बाय डेल वाई। तो ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर डेल एफ बाय डेल एक्स और डेल एफ बाय डेल वाई इनके कॉन्टिन्यूस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है, मतलब इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स कॉन्टिन्यूस है, डेल एफ बाय डेल एक्स और डेल एफ बाय डेल वाई के, तो ये दोनों बराबर होंगे। ये हम पढ़ के आ चुके हैं फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में। और अगर ये दोनों बराबर होंगे तो यहाँ से हमने ये लिख दिया। ये कैसे लिख दिया? क्योंकि इसका मतलब क्या है, पहले हमने x के रिस्पेक्ट में किया था, वैसे इसका मतलब है ये। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ज़्यादा ठीक होगा। यस मैम, समझ में आया। अब ज़्यादा ठीक है। ये इसके कंपैरिजन में और ये इसके कंपैरिजन में। सबको क्लियर हुआ कि नहीं? ये बात क्लियर होनी चाहिए, फिर हम आगे बात करेंगे। यस मैम। ठीक है, इसका सीधे एग्जाम्पल देखेंगे ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले हमें। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। मतलब मैंने जो अभी तक आपको कराया, सिर्फ एक चीज़ कराई है, एग्जैक्ट एक इक्वेशन है आपके पास जहाँ पे m और n दोनों ही फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, m dx प्लस n dy, ये इक्वेशन थी। ये एग्जैक्ट कब होगी? एग्जैक्ट होगी अगर ये मान लो, एग्जैक्ट कब होगी? एग्जैक्ट मतलब, एग्जैक्ट का मतलब होता है कि कोई f एग्जिस्ट कर जाएगा, कोई f डेल फंक्शन एंड x डेल y एक्स। का, सच दैट df इज इक्वल टू जीरो हो जाए। ठीक है, df इज इक्वल टू जीरो हो जाए। और df अगर जीरो होगा, और ये इंटीग्रेबल फंक्शन में बोल के ही चली हूँ कि ऐसा f एग्जिस्ट कर जाए सच दैट df इंटीग्रेबल हो जाए, तो इसका मतलब क्या हो जाए? f डिफरेंशिएबल होगा और df इंटीग्रेबल होगा, ये याद रखना है। तो df इंटीग्रेबल होगा तो f इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसा कुछ हमें मिलेगा। अभी जब एग्जाम्पल से करेंगे तो पता चलेगा हमें। और अगर एग्जैक्ट हो गई तो यहाँ से एक बात निकल मैम जाएगी। पहले तो हमने ये देखा, फिर अगर एग्जैक्ट हुई तो एग्जैक्ट मतलब क्या होगा कि डेल एन बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल एम बाय डेल वाई होना चाहिए। अभी मैं इसका कन्वर्स भी कराऊंगी। ये एक थ्योरम है जो मैं बता रही हूँ, एक थ्योरम है। रिजल्ट तो, डेफिनेशन तो सिर्फ इतनी है, एग्जैक्ट होगी तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। लेकिन थ्योरम है मैम जो इसकी इफ एंड ऑन लीफ की बात करती है कि कोई इक्वेशन एग्जैक्ट होती है इफ एंड ऑन लीफ ये कंडीशन होल्ड हो। अभी मैं बताऊंगी कि ये कंडीशन होल्ड होगी तो एग्जैक्ट हो जाएगी, ताकि हम इस कंडीशन का यूज कर पाए क्वेश्चन सॉल्व करने में। हाँ बोलो। मैम वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन हर टाइम कोई कांस्टेंट फंक्शन ही आते हैं ना। नहीं, ऐसा नहीं होता, ये सॉल्यूशन नहीं है। अभी मैं बताऊंगी, ये सॉल्यूशन थोड़ी है। अभी मैं एग्जांपल देती हूँ तो आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखते हैं, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। बड़ी अच्छी सी इक्वेशन है। यहाँ पे m और n कंपैरिजन कर सकते हो आप, जल्दी से कंपैरिजन करो। m डी एक्स प्लस n डी वाई इज इक्वल टू जीरो। हाँ मैम, ये एग्जैक्ट तो हो रहा है। एग्जैक्ट हो रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा वो आपको अभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने चेक करने का तरीका नहीं बताया। लेकिन हाँ, ये मैं बोल रही हूँ कि एग्जैक्ट है। आपको चेक करने का कोई मेथड अभी नहीं बताया है। उसका जब हम कन्वर्स कर लेंगे ना कि ये कंडीशन होल्ड हो जाए तो वो एग्जैक्ट हो जाएगी, हाँ तो बोल मैम। सकते हो। अभी मैंने कन्वर्स नहीं कराया, तो ये एग्जैक्ट है, ये मैं कह रही हूँ, आई एम सेइंग दिस। ठीक है, हम इसको चेक कर लेंगे बाद में मेथड सीख के, अभी हमने कुछ सीखा नहीं है। लेकिन कंपैरिजन तो कर सकते हैं ना, m इज इक्वल टू एक्स आएगा, n इज इक्वल टू वाई आएगा। अगर मैं
जो एफ एक्स वाई फंक्शन है उसको ये ले लूँ तो मुझे मैम एम इजिकल टू वाई आएगा एक्स वाई आएगा। मैम। हाँ हाँ, एम इजिकल टू वाई आएगा ना। अच्छा अच्छा, हाँ ये ठीक है। अगर ये फंक्शन ये ले लिया जाए एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, तो यहाँ से क्या पता चलेगा हमें, डी ऑफ एफ क्या निकलेगा, डी ऑफ एक्स वाई। अब डी ऑफ एक्स वाई निकालते कैसे, डेल एफ बाय डेल एक्स, डेल एफ बाय डेल एक्स, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव, पार्शियली एक्स के रिस्पेक्ट में वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, यही तो निकलेगा। यस मैम। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, या मैं फॉर्मूला लगा के निकाल देती हूँ अगर आपको दिक्कत हो रही है तो। इस पे u इंटू वी रूल लगता है एक तरीके से, u इंटू वी रूल, हाँ मैम समझ में आया। u एज इट इज उसका dy प्लस y एज इट इज उसका dx, या फिर आप वो वाला रूल लगा सकते हो डेल एफ बाई डेल एक्स जो डेफिनेशन है, प्लस डेल एफ बाई डेल वाई dy, ठीक है ना, वही चीज़ मैंने लगा के ये निकाल दिया। पर ये तो मैम वहाँ पे डी वाई होगा। एक्स डी वाई, ठीक है, पर ये तो ओरिजिनल इक्वेशन थी और इक्वेशन नंबर 1 थी ये तो इक्वेशन नंबर 1 तो 0 है, मतलब ये तो इक्वेशन है जो आपको गिवन इक्वेशन। तो यहाँ से आपको पता चला जो मैंने f माना था ना उसका डी एफ करके 0 आ रहा है। इसका मतलब जो सॉल्यूशन आएगा, मतलब अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं दोनों साइड, डी एफ इज इक्वल टू 0, इंटीग्रेटिंग डी एफ इज इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा मुझे, ए फिजिकल टू कांस्टेंट। f इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मिलेगा, यानी एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मिलेगा, यानी y इज इक्वल टू सी बाई एक्स मिलेगा। एक बार आप चेक भी कर सकते हो y इज इक्वल टू सी बाई एक्स उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। वैसे इक्वेशन की दूसरी फॉर्म भी मैं लिख देती हूँ, अगर इस इक्वेशन को हम अपनी पुरानी भाषा में देखना चाहें तो ये बन जाएगी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, यही बन रही है, कुछ और बन रही है, डी वाई माइनस वाई बाई एक्स, हाँ यही बन रही है ना। अब इस इक्वेशन में एक बार इस सॉल्यूशन को पुट करके देख लो, डी वाई बाई डी एक्स इस सॉल्यूशन का क्या आ रहा है, माइनस सी बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस वाई यानी माइनस सी बाई एक्स बाय में एक्स। क्या ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, यस मैम। ठीक है ना, यस मैम। सेटिस्फाई कर रहा हाँ है। मैम। आपने एफ एक्स इक्वल टू एक्स वाई ये कैसे कंसिडर किया? ये कैसे कंसिडर किया, ये भी मैंने अपनी मर्जी से कंसिडर किया है। जब आपको कंसिडर करना होगा ना तो आप समझ जाओगे, ये मुझे पता था पहले से, उसकी टेंशन मत लो, ये मुझे पता था इसलिए मैंने कंसिडर कर लिया। ये सिर्फ आपको शो करने के लिए था, ये एग्जाम्पल को किसी भी मेथड से नहीं किया गया, लेकिन आपको शो करने के लिए किया गया है कि एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है और सॉल्यूशन कैसे निकलता है। बस वो चीज़ अगर आप समझ गए हो तो मुझे बताओ, बाकी तो मेथड आपको दूसरे दूसरे मिलेंगे। ये डी एफ वाली कंडीशन एक बार और बता दो। ये डी एक्स वाई डी एफ डी एक्स वाई ऊपर जो एग्जैक्ट होने के लिए जो कंडीशन बताई थी आपने। और हाँ एक बात और ध्यान रखना आप लोग, ये हम करते क्यों हैं, डी एफ इज इक्वल टू 0 को इंटीग्रेट क्यों करते हैं, क्योंकि जब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन से ओरिजिनल सॉल्यूशन निकालना होता है तो हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेट ही तो करना होता है कहीं ना कहीं। डी वाई बाई डी एक्स से आपको y की वैल्यू निकालनी होती है, इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, y की वैल्यू निकालनी होती है तो आप क्या करते हो, y पर पहुंचने के लिए इसको इंटीग्रेट करते हो ना, इसीलिए इसको इंटीग्रेट किया जाता है। इसको इंटीग्रेट करने का मतलब है कि ओरिजिनल इक्वेशन जो थी हमारी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, उसको हमने डी एफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया और इज इक्वल टू जीरो, मतलब ओरिजिनल इक्वेशन को एग्जैक्टली एक फंक्शन के डिफरेंशियल में लिख लेना, इसलिए एग्जैक्ट बोला जाता है। एग्जैक्ट क्यों बोला जाता है कि जो ओरिजिनल इक्वेशन थी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको एक फंक्शन के डिफरेंशियल में हमने, जैसे किसी चीज़ को एक डब्बे में बंद कर लेना, ठीक है, इसको एक बॉक्स में हमने क्लोज कर लिया, डी लगा के एफ लगा के इसको क्लोज कर लिया। अब ये क्लोजर की वजह से क्या हुआ, अब डायरेक्ट इंटीग्रेट करके इसका सॉल्यूशन निकाल पाए, है कि नहीं। ये सॉल्यूशन तो नहीं है, पर यहाँ से जो y की वैल्यू निकलेगी वो सॉल्यूशन आएगा। ये कंसेप्ट समझ में आया।
हम क्यों कर रहे हैं ऐसा? यस मैम। हाँ, एक था, कहाँ पे कह रहे हो आप? कहाँ गया? गया कहाँ? हाँ, ये था। ये जो कंडीशन निकली थी, ये कैसे निकली थी, ये कह रहे हो? ये जो निकली थी यहाँ पे। नहीं मैम, ये तो क्लियर है। फिर उसके बाद हम क्या किए? आपने ये लिखा था ना कि एफ एक्स इक्वल टू जीरो, डी एफ वाली, ये समझ नहीं आया मैम, क्या लिखा था? मुझे पता नहीं मैंने। इसी एग्जाम्पल की बात कर रहे हो? नहीं, आपने जब ये टॉपिक शुरू किया था एग्जैक्ट वाला, जब जो बताया था वो। डी एफ इज इक्वल टू जीरो, ये जो डेफिनेशन बताई थी, एफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यस मैम। हाँ, मैं ये कह रही थी, एक सेकेंड, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन जो हो आपके पास होगा, क्वेश्चन में आपको ये गिवन होगा कि ये इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन निकालो। सबसे मेन मोटिव आपका यही है, सारी जो कहानी हो रही है ये इसलिए हो रही है कि आपसे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उसका सॉल्यूशन मांगा जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन मांगा जाएगा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन मांगा जाएगा। सिर्फ 3 बातें होंगी आपके पूरे ओडी में, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्यूशन। ठीक है, 2-3 यही बातें हैं जिन पर सवाल आते हैं, और यही ह्यूमन का मेन मोटिव है कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस हमने बना तो ली, पर उनका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए। तो उनके सॉल्यूशन को निकालने के लिए अलग अलग मेथड, अलग अलग थ्योरम्स, यूनिक आएगा, इनफाइनाइट आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा, ये सब बातें जानने के लिए हम अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं। अगर इक्वेशन इस टाइप की हो गई, mxy dx प्लस nxy dy। अच्छा, इससे एक बात और समझ में आती होगी आप लोगों को, चलो बातें हो ही रही तो साथ साथ एक और बात कर लें कि ये इक्वेशन क्या होगी, कितने ऑर्डर की होगी, ये कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है इस इक्वेशन में? फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर, मतलब एग्जैक्टनेस जो हम चेक कर रहे हैं ना डिफरेंशियल इक्वेशंस की, वो कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर में। ये बात भी आप ध्यान रखना, डी वाई डी एक्स मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है सिर्फ। और फर्स्ट ऑर्डर क्या, फर्स्ट डिग्री भी आ जाएगा, जब आप देखोगे कि डी वाई बाई डी एक्स की तो पावर 1 ही होती है। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अगर ये इक्वेशन एग्जैक्ट होगी, अगर इस टाइप की इक्वेशन गिवन है और एग्जैक्ट होगी, आगे हम ये पढ़ेंगे कि एग्जैक्ट नहीं होगी तब भी हम एग्जैक्ट बना सकते हैं। लेकिन अगर एग्जैक्ट हुई तो भी, अभी वहां तक बात नहीं हो रही कि नॉन एग्जैक्ट होगी तो हम क्या करेंगे, लेकिन अगर डेफिनेशन करी जा रही है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो ये बोला जा रहा है अगर ये इक्वेशन इस टाइप की है तो इसी को एग्जैक्ट बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसको एग्जैक्ट बोल देंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। इसको भले ही रिड्यूस करके, इसका एक और डेरिवेटिव रिड्यूस करके डी वाई बाई डी एक्स ला के कुछ करा जा सकता है, लेकिन इसकी एग्जैक्टनेस की बात नहीं की जाएगी, ये सेकेंड ऑर्डर है। इस टाइप की इक्वेशन की एग्जैक्टनेस की बात की जा रही है। तो ये कब एग्जैक्ट होगी, हमने कहा अगर कोई फंक्शन एग्जिस्ट कर जाए एफ ऑफ एक्स वाई, सच दैट वो एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए, इस वाली कंडीशन को, डी एफ इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट कर जाए जिसका डी डिफरेंशियल एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के बराबर हो जाए, और वो तो जीरो होता है, तो हम डी एफ इज इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हैं इसको। बस हमें ये याद रखना है कि ये जो डी एफ फंक्शन एग्जिस्ट किया है ये इंटीग्रेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये इंटीग्रेबल नहीं है तो कोई फायदा नहीं है इस एफ को निकालने का। ठीक है, और वैसे आप ध्यान दोगे जब भी इक्वेशन एग्जैक्ट होती है तो ये जो एफ एग्जिस्ट करता है इसका डी एफ इंटीग्रेबल होता है। ठीक है, हमेशा ही होता है इंटीग्रेबल। तो बस इतनी सी कंडीशन मैंने बताई थी एकता, इसके बाद अगर आपको कोई डाउट हो तो बताओ। फिर मैंने ये थोड़ा सा बताया था, डीएफ को यहाँ से कंपैरिजन किया था, कंपैरिजन वाला पोर्शन किया था। ठीक है, क्लियर है मैम। यस मैम। ये सब चीज़ें नोट्स में अच्छे से स्टेप वाइज लिखी है, तो वहाँ से पढ़ोगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें और कोई एग्जांपल देखें अगर हम एक बार इस इक्वेशन, चलो मैं इसका कन्वर्ट्स कराती हूँ, फिर आप लोग चेक करना कि जो इक्वेशन मैं दूंगी वो एग्जैक्ट होंगी कि नहीं होंगी। चलो देखते हैं।
हाँ, अगर ये एक थ्योरम है जो मैं करा रही हूँ कि अगर हमने पहले देखा कि अगर इक्वेशन एग्जैक्ट होगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डेल एम बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, ये कंडीशन होल्ड हो जाएगी। अब कन्वर्स देखते हैं इसका। कन्वर्स में क्या देखना है हमें कि अगर किसी इक्वेशन के लिए, इक्वेशन तो यही है आपकी, ओरिजिनल इक्वेशन तो यही गिवन थी, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन के लिए अगर डेल एम बाई डेल वाई डेल एन बाई डेल एक्स के बराबर हो जाए तो क्या एग्जैक्ट होगी हमारी गिवन इक्वेशन, ये है सवाल। ठीक है, तो यही हम अभी प्रूव करेंगे। तो अगर ये हो जाता है तो देखते हैं क्या होगा। हाँ, ठीक है, मान लेते हैं अगर लेट इफ पॉसिबल कि ये एग्जैक्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी मान के ही चलते हैं कि एग्जैक्ट हो जाएगी, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज एग्जैक्ट। तो अगर ये एग्जैक्ट हो गई, ये इक्वेशन एग्जैक्ट हो गई, तो एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई एग्जिस्ट करेगा सच दैट देयर एग्जिस्ट एफ ऑफ एक्स वाई सच दैट डी एफ इज इक्वल टू जीरो हो जाए। मैम एग्जैक्ट कैसे मान लिया, एग्जैक्ट ही तो हमें दिखाना होगा। दिखाएंगे आगे जाके, चिंता मत करो, ये दिखा देंगे ना कि सारी चीजें ट्रू हो जाएंगी इसको मानने से। ठीक है, एक बार प्रूफ तक पहुंचते हैं फिर देखते हैं। अगर ये एग्जैक्ट होगा तो कोई ना कोई एफ एग्जिस्ट कर जाएगा सच दैट डी एफ इज इक्वल टू जीरो, जिसका मतलब क्या होता है कि वही कंपैरिजन वाला चीज़ लगा देंगे हम, एम डी एक्स प्लस एम डी वाई इज इक्वल टू जीरो, डी एफ इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो। ये तो बाय डेफिनेशन है। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि m इज इक्वल टू डेल एफ बाई डेल एक्स और n हो जाएगा डेल एफ बाई डेल वाई, और यहाँ से निकल के आएगा डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल एम बाई डेल वाई, और यहाँ से निकल के आएगा डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। ठीक है, अब गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है कि ये दोनों बराबर है। गिवन क्या लेके चले थे हम, डेल एम बाई डेल वाई डेल एन बाई डेल एक्स के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, ये दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स डेल एक्स डेल वाई। ठीक है, अब देखो अब यहाँ से क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं इसको। इंटीग्रेटिंग किसको करें, दोनों को ही कर लेते हैं। m को इंटीग्रेट करेंगे m वाले को, तो क्या निकल के आएगा, डेल एफ बाई डेल वाई, n वाले को इंटीग्रेट करते हैं, इसको इंटीग्रेट करें अगर हम, n इज इक्वल टू डेल एफ बाई डेल वाई प्लस फाई वन वाई, डेल एफ बाई डेल वाई इंटीग्रेट हमने कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब डेल एफ बाई डेल वाई की वैल्यू क्या थी, n थी। ये क्या हो गया, एक गड़बड़ हो गई, एक सेकेंड।
इसको करें, इनमें से किसको किया जाए इंटीग्रेट। रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो m हाँ ठीक है, इसको इंटीग्रेट करते हैं पहले इधर वाले को। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो m इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा। अच्छा, ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये पार्शियल इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट। तो अब देखो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, डेल एफ बाय डेल एक्स इज इक्वल टू m, और इधर कुछ ना कुछ फंक्शन ऐड कर देते हैं, सम फंक्शन ऑफ से फाई वन वाई, ठीक है। से फाई वन वाई, तो सम फंक्शन ऑफ वाई होगा, क्योंकि जब हम इसका वापस रिवर्स करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसको वापस, डेल एम बाय डेल वाई निकालेंगे जब हम इसका, हाँ डेल एम बाय डेल वाई, तो ये क्या आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई ये ज़ीरो हो जाएगा, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू वाई है ये, एक सेकेंड डेल एम बाय डेल एक्स, n is equal to del f by del y plus phi 1 y। इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे ना, ठीक है। देखो अब देखो, ये जो इक्वेशन है हमारे पास, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स डेल वाई डेल एन बाई डेल एक्स, इस वाली को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली इंटीग्रेट किया जाए तो देखो इसका लास्ट डेरिवेटिव तो x है, तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो इधर तो डेल एफ बाई डेल वाई आ जाएगा, और डेल एन बाई डेल एक्स, इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, n ही आ जाएगा। और इधर कुछ ना कुछ फंक्शन ऑफ y हमें ऐड करना होगा, क्योंकि जब हम इसके लिए क्या है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, क्योंकि इंटीग्रेशन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन किया जा रहा है तो हमें कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। जैसे हम y इज इक्वल टू डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होता है, इधर कुछ ना कुछ कांस्टेंट ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे पार्शियल इंटीग्रेशन में ये क्या है, एक कांस्टेंट का काम कर रहा है ना, फंक्शन ऑफ y इज अ कांस्टेंट, तो ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, देखो n की वैल्यू तो ये निकल के आ गई, बस अभी के लिए हमें यही चाहिए थी। तो m डी एक्स प्लस n डी वाई अगर निकाला जाए तो वो क्या आ जाएगा, डेल एफ बाय डेल एक्स, m की वैल्यू क्या होती है, डेल एफ बाय डेल एक्स डी एक्स, प्लस n की एक हमने नई वैल्यू निकाली है, हम उस वाली वैल्यू को लिखेंगे, डेल एफ बाय डेल वाई प्लस फाई वन वाई, एक सेकंड रुकना जरा, हाँ डेल एफ बाय डेल वाई प्लस फाई वन वाई डी वाई, ये निकल के आएगी, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब एक फंक्शन कंसिडर करते हैं, एक फंक्शन कंसिडर करते हैं f विच इज इक्वल टू f प्लस इंटीग्रेशन ऑफ फाई वन वाई, इंटीग्रेशन ऑफ फाई वन वाई फंक्शन ऑफ y। अब जब हम इसका df निकालेंगे तो देखना ये क्या आ जाएगा, डेल एफ बाय डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल एफ बाय डेल वाई डी वाई, और ये इकलौता y का फंक्शन पड़ा है तो इसका भी डिफरेंशियल होगा, तो इसका भी डिफरेंशियल हो जाएगा। इस f पे तो ये कंप्लीट लग गया d, अब इसका d कैसे निकालेंगे, इसका डायरेक्ट d निकाल देंगे, d ऑफ
दिस इंटीग्रल फंक्शन phi 1 y, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये स्मॉल df लिख सकते हैं इस कंप्लीट को, और उसको क्या लिख सकते हैं, d ऑफ phi 1 y, मतलब उसका डिफरेंशियल और उसका इंटीग्रेशन, ये दोनों आपस में कैंसिल होकर हमें क्या दे देंगे, phi 1 y dy। ठीक है, ये d अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा, phi 1 y dy। तो ये कैपिटल df हो गया, तो df यहाँ से क्या निकल के आएगा, एक सेकेंड, थोड़ी सी गड़बड़ है कुछ लास्ट स्टेप में। इसे को इक्वेशन अगर 1 नाम दोगे ना, तो फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, देखो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, डेल एफ बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई डी वाई प्लस phi 1 y dy। phi 1 y dy, और ये क्या था हमारा df प्लस phi 1 y dy, तो ये वैल्यू निकल के आई थी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की, यानी ये था एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, हमारी सपोजिशन के हिसाब से एम डी एक्स प्लस एन डी वाई ये निकल के आया था, और नीचे भी यही निकल के आया है, मतलब डी एफ जब हमने किया तो वो भी यही निकल के आ रहा है, इसका मतलब ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के बराबर आ गया। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट कर गया। अच्छा, यहाँ से देखना पड़ेगा यहाँ से, अगर हमने इसको एग्जैक्ट माना था, हमने माना था ये इक्वल हो जाएंगे, तो ये एग्जैक्ट हो गया, एग्जैक्ट होगी तो एग्जैक्ट होगी तो फंक्शन एग्जिस्ट कर गया। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू निकल के आ रही है, चलो ठीक है, इसको बताती हूँ बाकी, लास्ट स्टेप में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ठीक है, कहने का मतलब चलो इसका हम रिजल्ट ही अभी इस्तेमाल कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें करेक्शन कराऊंगी लास्ट स्टेप में। तो ये आपके पास एक रिजल्ट की तरह हो गया कि कोई भी इक्वेशन एग्जैक्ट होगी इफ एंड ओनली इफ डेल एम बाय डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स, ये हो जाए। कुछ रह गया बीच में नोट्स में लिखने को, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, बीच में करेक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई भी इक्वेशन एग्जैक्ट होगी इफ एंड ओनली इफ ये रिजल्ट होल्ड हो जाए, मतलब ये चलो इसका कन्वर्स पार्ट तो हम प्रूव कर लेंगे, मतलब ये वाला पार्ट अभी आवाज कट रही है मैम। आवाज कट रही है, अच्छा अच्छा, एक सेकेंड, यस मैम। नेट की बड़ी प्रॉब्लम है, लगता है इस फ्लोर पे कभी चलेगा ही नहीं, मैं तो परेशान हूँ, मैं तो कहता हूँ मेरे उससे भी नहीं चलता। नया घर में परेशान हो गया मैम। नहीं, नए घर में परेशान नहीं होगी, इस फ्लोर पे बैठ के चलता ही नहीं है। कुछ करता हूँ मैम, हाँ करो कुछ, हाँ चला गया। मैं मोदी से बात करता हूँ। अब देखना, अब दिक्कत नहीं आएगी। चलो आप लोग
चेक करो इक्वेशन दे रही हूँ एग्जैक्ट होगी कि नहीं होगी। मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम। इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसका बेस बनाते हैं। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, क्या इक्वेशन एग्जैक्ट है? अब एग्जैक्ट चेक करने के लिए हमने रिजल्ट तो पढ़ लिया है, तो अब हम रिजल्ट से चेक करेंगे कि कर्ली एम बाय कर्ली वाई इज इक्वल टू कर्ली एन बाय कर्ली एक्स ये होना चाहिए। क्या ये इक्वल आ रहा है? यहाँ नो पे क्या है? ये m है, ये n है, तो एम वाई अगर निकालेंगे कल भी होगा मैम। नॉट एग्जैक्ट। इंडेक्स बना, तो ये नॉट एग्जैक्ट है। तो अगर इस इक्वेशन में काम किया जाए, इस इक्वेशन के अंदर अगर हम एक काम करें, वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, वाई स्क्वायर से अगर इसको डिवाइड कर दें दोनों साइड। अब आप कहोगे कि वाई स्क्वायर से कैसे डिवाइड कर दिया? उस इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी वाई को, है ना, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, y कुड बी 0, यहाँ पे y 0 हो सकता था, और इवन y इज इक्वल टू 0 इज अ सॉल्यूशन। ये आपको दिख रहा होगा कैसे, y इज इक्वल टू 0 है तो dy भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के आ रहा है कि x इंटू 0 माइनस 0 इंटू डी एक्स, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है y इज इक्वल टू 0 इसको, y 0 है तो dy भी 0 है, वो हमने पुट करके देख लिया, तो इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, वहाँ तो सॉल्यूशन भी था। पर यहाँ पे जो मैंने डिवीजन किया, ये क्यों किया? ये इसलिए किया ताकि मैं इस इक्वेशन को एग्जैक्ट बना पाऊँ। अभी देखते हैं, देखना कैसे तो बनेगी। मैम ये y नॉट इक्वल टू 0 के लिए एग्जैक्ट बन जाएगा। हाँ, ये y इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए एग्जैक्ट बन जाएगा। क्या होता है जब हम एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करते हैं कुछ फंक्शन से मल्टीप्लाई करके, वैसे इन फंक्शंस को क्या बोला जाता है? आपको पता है इन फंक्शंस को क्या बोला जाता है? जैसे यहाँ पे हमने 1/y² फंक्शन से मल्टीप्लाई किया, यानी कि एक ऐसा फंक्शन फाई ऑफ एक्स वाई जिसको हम ओरिजिनल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से मल्टीप्लाई करें, और अगर ये नॉन एग्जैक्ट थी, मतलब इस इक्वेशन के अंदर ये बराबर नहीं था, तो हमने इसको फाई से मल्टीप्लाई किया, और ये जिस फंक्शन से हमने मल्टीप्लाई किया इसको क्या बोला जाता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो इससे Yes, मल्टीप्लाई ma'am. करने के बाद एग्जैक्ट होगी कि नहीं होगी? ऊपर वाली इक्वेशन में हमने जैसे 1/y² से मल्टीप्लाई किया, ये एग्जैक्ट होगी या नहीं होगी? अभी हम इसको चेक करेंगे। मतलब इस इक्वेशन के अंदर फाई ऑफ एक्स वाई क्या लिखा जाएगा? 1/y²। ठीक है, अभी हम उसको चेक करते हैं कि वो एग्जैक्ट बनी या नहीं बनी। तो एग्जैक्ट बनाते टाइम एक बात को हमें ध्यान रखना है कि इसकी डोमेन या तो रिस्ट्रिक्ट हो सकती है या बढ़ सकती है, बढ़ भी सकती है, एक आधा पॉइंट बढ़ भी सकता है डोमेन में। डोमेन कैन श्रिंक और एक्सटेंड, उसका एक्सटेंशन का भी एग्जाम्पल कराऊंगी अभी। तो डोमेन का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारी डोमेन श्रिंक हो गई, 0 हट गया y इज इक्वल टू 0 डोमेन के अंदर से। अब देखो इसको सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं और चेक करते हैं कि कंडीशंस होल्ड हो रही हैं कि नहीं। जल्दी से बताओ, ये बन जाएगा -1/y dx प्लस x/y² dy। तो यहाँ से एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, एम की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/y, एन की वैल्यू क्या आ रही है? x/y²। अब चेक करो जरा, क्या ये एग्जैक्ट आ रही है? यस मैम, 1/y² है। ठीक है, दोनों 1/y² आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये एग्जैक्ट हो गई। ठीक है, एग्जैक्ट हो गई तो किसी ना किसी का डिफरेंशियल भी बनेगी। किसका डिफरेंशियल बनेगी ये हमें थोड़ा सा अंदाजा इधर मारना पड़ेगा। वैसे तो हमें पता चल जाएगा जब हम सॉल्यूशन के मेथड सीख लेंगे, पर अभी हमने कोई मेथड नहीं सीखा है, तो हम थोड़ा सा अंदाजा मारते हैं इधर। ये देखो, इसको देखो, नीचे y² आ रहा है, d ऑफ x/y आएगा। d ऑफ x/y आएगा। देखो आपने अच्छा सही गेस किया है, ये d ऑफ x/y आएगा। अब आप करके भी देख सकते हो, इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। नीचे y² है ना, तो x/y आएगा। जब आप निकालोगे d ऑफ x/y तो क्या आ जाएगा? y²। u/v रूल से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, y एज इट इज x का dx माइनस x एज इट इज y का dy। देखो ऊपर वाला ही बन रहा है, ये ऊपर भी y dx माइनस x dy ये था।
ठीक है, बस उसमें डिफरेंस इतना था कि यहाँ नेगेटिव का साइन आ रहा था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली आपको इसको जीरो के ही इक्वल रखना पड़ता है। तो यहाँ नेगेटिव आप कॉमन भी ले सकते हो, समझ में आ रहा है ना। ऊपर यहाँ पे एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स था, हमने वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस माइनस से। तो ये डिफरेंशियल बन गया इसका, यानी कि एक्स बाय वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये बन जाएगा। ये एक्स बाय वाई फंक्शन क्या था, ये एफ फंक्शन ही तो था, तो अब मैंने एफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रख दिया, जो हमने डेफिनेशन में देखा था। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि वाई इज इक्वल टू एक्स बाय सी रख सकते हो, वाई इज इक्वल टू एक्स बाय सी, हाँ कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकाल सकते हो, या इसको सी डैश एक्स करके लिख सकते हो। तो क्या इसका सॉल्यूशन इस टाइप का आ रहा है, एक बार चेक करो, वाई इज इक्वल टू सी एक्स टाइप के सॉल्यूशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये ओरिजिनल इक्वेशन जो थी, ओरिजिनल इक्वेशन वाई इज इक्वल टू सी एक्स वाले को सेटिस्फाई करेगी। कर रही है सेटिस्फाई। यस मैम। ठीक है, वाई इज इक्वल टू सी एक्स इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, लेकिन नीचे वाले वाई इज इक्वल टू सी एक्स में वाई नॉन जीरो था, बस ये ध्यान रखना, और वाई इज इक्वल टू जीरो सॉल्यूशन हमारा ऊपर से आ चुका है, बस इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कई बार हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, एग्जैक्ट सॉल्यूशंस निकालते हैं, तो पर हम इस बात पर फोकस नहीं करते। एक और क्वेश्चन दे रही हूँ। अच्छा, इसमें एक और चीज़ कर सकते थे, इसके साथ तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया था, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, यही वाला क्वेश्चन किया है अभी हमने। इसमें और क्या एक्सपेरिमेंट किया जा सकते हैं, अगर हम इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो अब चेक करो क्या ये एग्जैक्ट बन रही है, और अगर एग्जैक्ट बन रही है तो ये किसका डिफरेंशियल बनेगी, माइनस वाई बाई एक्स का। माइनस वाई बाय एक्स का, डी ऑफ माइनस वाई बाय, यस मैम। ठीक है, इसका डिफरेंशियल बन जाएगी, यहाँ से भी सॉल्यूशन निकल आएगा। यहाँ पे क्या होगा, माइनस वाई बाय एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट करके सॉल्यूशन निकालोगे, तो वाई इज इक्वल टू सी एक्स माइनस सी एक्स, ऐसे सॉल्यूशन निकल आएंगे। इसको आप वाई इज इक्वल टू सी डैश एक्स भी लिख सकते हो। तो बात वही है, लेकिन एक से ज़्यादा इंटीग्रेटिंग फैक्टर एग्जिस्ट कर गया, तो आपको ये तो समझ में आया कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूनिक होना कोई ज़रूरी नहीं है। यस मैम। ठीक है, अब एक और बात देखते हैं, इसी में अगर हम एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो अब चेक करो इसका क्या ये वो बनेगा, क्या बोलते हैं उसको, एग्जैक्ट। क्या एम की वैल्यू तो माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रही है, आ रहा है एग्जैक्ट। मैम आप वाई स्क्वायर दिया था। हाँ अच्छा, आप लोग वाई चेक करने लग गए थे, ऐसे रह गया था क्या, हाँ वाई स्क्वायर था, वाई स्क्वायर के लिए चेक करोगे आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्ट आ रहा है। इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे, हाँ मैम।
रिस्पेक्ट टू वाई, हाँ बिल्कुल हो जाएगा एग्जैक्ट, दोनों का पार्शियल डेरिवेटिव सेम आएगा। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि 1/x² + y² ये भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन रहा है ना। तो हमें एक तीसरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी मिल गया। ठीक है, इतना तो मिला ही मिला। अगर हम इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें किसी भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, जैसे यहाँ पे 1/x² + y² है, मैंने इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, 21 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो भी ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहेगा। यस मैम, तो इनफाइनाइट बनेगा, मतलब अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल बन जाएगा। इस कांस्टेंट मल्टीपल की वजह से तो हम ये डायरेक्ट बोल सकते हैं कि कोई भी कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज आल्सो एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अनकाउंटेबल इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स होते हैं डिपेंडेंट वाले। इंडिपेंडेंट के बारे में हम कल देखेंगे, इंडिपेंडेंट कितने, जैसे इंडिपेंडेंट हमने यहाँ पे कितने निकाले, सबसे पहले तो हमने 1/x² बोला था, फिर 1/y² बोला था, फिर हमने 1/x² निकाला, फिर हमने 1/x² + y² निकाला। और इवन ये वाला भी हम चेक कर सकते हैं, x dy - y dx। अगर हम इसको x y से डिवाइड कर दें तो देखो क्या आता है, 1/y dy - 1/x dx। तो यहाँ से m की वैल्यू ये आ रही है, n की वैल्यू ये आ रही है 1/y। तो ये भी एग्जैक्ट हो जाएगा। दोनों का 0 ही आ रहा है अलग अलग, तो दोनों सेम आ रहे हैं, तो एग्जैक्ट बन गई है। तो इसका मतलब 1/xy भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया। तो 4 अलग अलग मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स एक ही इक्वेशन में आपको बता दिए, 1/xy, 1/x² + y², और क्या बताया था, 1/x² और 1/y²। अगर ये भी देखना चाहते हो किसके एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनेंगे, तो ये वाला तो बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स y/x का, मेरे हिसाब से y/x या x/y, कुछ ऐसा बनेगा। और ये वाला बनेगा log y/x। ठीक है, तो आप ये चेक करके देखना, ये आपका काम है कि आप इसको चेक करके देखोगे कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन रहे हैं log y/x और टेंजेंट इनवर्स y/x के या नहीं। ठीक है, बढ़े आगे। यस मैम। तो हमने देख लिया कि 4 इंडिपेंडेंट आ गए इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। और डिपेंडेंट वाले तो कितने आ सकते हैं, अगर 5xy इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो डिपेंडेंट वाले इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स कितने हो सकते हैं, c टाइम्स 5 जहाँ पे c कोई कांस्टेंट है। ठीक है, क्या 0 एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है? अगर यहाँ c 0 हो जाए, मैम 0 नहीं हो सकते। चलो इसके बारे में सोच के आना, मुझे कल बताना 0 इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा कि नहीं होगा। कल इसके बारे में हम बात करेंगे। और एक और एग्जांपल देखते हैं इसके बारे में। ये होमवर्क हो गया, 0 इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर और नॉट। इस वाली क्वेश्चन को चेक करो, क्या ये एग्जैक्ट है। अब चेक करने के लिए हमारे पास डायरेक्ट मेथड है ना, mdx + ndy वाले, तो बस हमें वो मेथड लगाने हैं। कंडीशन चेक करो इसकी। नॉट एग्जैक्ट आ रहा है। इसको y² से मल्टीप्लाई करके देखो एक बार।
वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके देखो, वाई स्क्वायर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन सकता है। एक्स स्क्वायर तो नहीं बनेगा। कुछ क्वेश्चंस डाल रही हूँ मैं एग्जैक्ट वालों के, ऑर्डर डिग्री के भी अभी थोड़ी देर में डाल दूंगी, ग्रुप में डाल रही हूँ, आपको कल सॉल्व करके आने हैं। मैम इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डोमेन बताना एक बार, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। डोमेन में बस एक बात हमें ध्यान रखनी है कि y 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब तो ठीक ठाक है। तो डोमेन में y नॉन जीरो होगा, बस ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपने वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है इसको, निर्माल्य आप कुछ कह रहे थे, बोलो। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है मैम। बोलो। मैम एक बार दिखाओ। जब इसको वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन क्या बनी? वाई स्क्वायर ई रेज़ टू पावर एक्स वाई स्क्वायर। dx प्लस 2xy ई रेज़ टू पावर एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दो एक चीज, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो नई डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, इसकी डोमेन क्या है? एक्स और वाई पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक्स और वाई दोनों फ्री हैं, और एक्स और वाई दोनों आर आर स्क्वायर से बिलोंग कर सकते हैं। वहाँ पे बस एक वाई पे रिस्ट्रिक्शन थी कि वाई नॉन जीरो होना चाहिए, अब वो रिस्ट्रिक्शन भी हट गई, तो यहाँ पे वाई जीरो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मैम। मैंने ये बताया था कि डोमेन श्रिंक भी हो सकते हैं और डोमेन एक्सपैंड भी हो सकती है। ये वो केस है जिसमें डोमेन एक्सपैंड हो गई है, ठीक है, पूरे आर क्रॉस आर बन गई इसकी डोमेन। तो बस अब आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा, आई होप। ये एन हो जाएगा, तो क्या निकल के आ रहा है? डेल एम बाय डेल वाई क्या निकला है? वाई स्क्वायर एज इट इज। क्या बात है, अभी तक निकाला नहीं क्या?
प्लस 2y रेज टू एक्स वाई स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा, डेल एन बाई डेल एक्स, 2xy एज इट इज, ई की एक्स वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये वाला पोर्शन तो सेम ही आ रहा है, प्लस विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2y ई रेज टू पावर एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, आ तो रहा है एग्जैक्ट। हाँ एग्जैक्ट तो बन गया। एग्जैक्ट बन जाएगा, इसका सॉल्यूशन भी निकल जाएगा। अब सॉल्यूशन कैसे निकलेगा वो हम कल निकालेंगे। बाकी आपको साफ साफ कुछ दिख रहा हो ये किसका डिफरेंशियल बन रहा है तो भी आप लिख सकते हो। अगर डी ऑफ लेकिन मैम हर एक केस में तो ये पॉसिबल नहीं है क्या, कि किसका डिफरेंशियल बने। हाँ वो पॉसिबल नहीं, वो तो अभी हमने मेथड सीखे नहीं है ना, इसलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं। हर एक केस में ऐसे जज कर भी लो तो हो सकता है 10-15 मिनट लग जाए, आपको टाइम लग जाए, तो हर एक केस में ऐसे नहीं किया जा सकता। हाँ मैम। ठीक है, तो कल हम इसके मेथड सीखेंगे। और एक प्रॉपर्टी थी, एक तो हम इसका डोमेन क्या कह सकते हैं? डोमेन तो आर स्क्वायर ही बन जाएगा। इसका डोमेन आर स्क्वायर बन जाएगा जब हमने इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई किया। और पहले वाले का डोमेन क्या था, पहले वाले का, एक सेकेंड, जीरो नहीं था बस। पहले वाले का मतलब y is equal to 0 है। देखो डोमेन इस टाइप की होती है, इसकी ध्यान रखना, डोमेन इसका जो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो आर स्क्वायर का सबसेट होता है। ठीक है, अच्छा, एक्स का यही जो, बात मेरे को पूछना था मैम। हाँ एक्स का पहले जो, जो था, यह बाद में भी जो आया, मतलब अगर डोमेन निकालने को बोला तो इसका मतलब सॉल्यूशन करने का कोई जरूरत नहीं है। अच्छा डोमेन पूछी हुई तो डोमेन पे भी एक हाँ दो चीजें आएंगी, कुछ रिजल्ट्स आएंगे। हाँ हाँ, क्या पूछ रहे हो, फिर से पूछो। मैम बोल रहा हूँ कि आपने कैसे देख के ही बोल दिया कि ये आर स्क्वायर होगा, या ये मतलब देखो इसमें डोमेन, वाई इक्वल टू। डोमेन ऐसे देखी जाती है, देखो सारे फंक्शंस हमने देखने हैं, ई रेज टू पावर एक्स वाई स्क्वायर, इसकी डोमेन पूरी आर स्क्वायर होती है, इसकी डोमेन आर स्क्वायर होती है, ऊपर न्यूमरेटर में 2x पड़ा है, इसकी डोमेन भी आर स्क्वायर हो जाएगी। नीचे जो y है ये डिनोमिनेटर में है, ये प्रॉब्लम करेगा, तो इसलिए डोमेन के अंदर सिर्फ वो पॉइंट नहीं आ सकता जब y 0 हो, बाकी सभी पॉइंट्स आएंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो हमें इसकी डोमेन निकालनी हो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू 0, तो इसमें आप ये ध्यान रखोगे कि y ग्रेटर देन 0, और x कुछ भी हो सकता है, x फ्री हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ये सब बातों का ध्यान रख के आपको डोमेन निकालनी होती है। मतलब मैम डोमेन निकलने के लिए वो मतलब उसका सॉल्यूशन करना जरूरी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, सॉल्यूशन करना जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। अच्छा, यही मैं तो सोच रहा था कि डोमेन निकालने के लिए सॉल्यूशन इक्वेशन करना को देख पड़ेगा। के ही पता चल जाएगा। ठीक है, समझ गया। ठीक है, और इसकी डोमेन के बारे में एक और चीज़ बताऊंगी मैं अभी। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन की डोमेन ओपन कनेक्टेड सेट होता है, ओपन कनेक्टेड सेट, इसमें मैं डिटेल में कल बात करूंगी। डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डोमेन होती है वो होती है ओपन कनेक्टेड सेट। तो अगर आप y नॉट इक्वल टू जीरो, y नॉन जीरो रिमूव करो तो आई थिंक ये मेरे को एक बार देखना पड़ेगा, कनेक्टेड लेना पड़ेगा। मान लो आप r माइनस जीरो ले रहे हो तो आपको r के या तो इधर लेना पड़ेगा या इधर लेना पड़ेगा, तो मतलब इस टाइप का लेना पड़ेगा कनेक्टेड सेट, या तो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो या जीरो टू इन्फिनिटी। खैर ये मैं कल बताऊंगी क्योंकि अभी मेरे को ये देखनी है, ये चीज़ कंफर्म बताऊंगी कल। ठीक है, तो कई बार डिफरेंशियल इक्वेशन की डोमेन भी पूछी जा सकती है, तो उस पर भी हम बात करेंगे कल डिटेल में। और हाँ, एक दो बातें और है। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे इसका, हम जो f फंक्शन है वो कैसे निकालेंगे, मैं उसका डायरेक्ट रिजल्ट आपको बता देती हूँ, या डायरेक्ट बताऊंगी तो आपको याद नहीं रहेगा, ये बात भी है। देखो इस पर हम प्रोसीजर ही देख लेते हैं 5 मिनट का। देखो अगर इक्वेशन एग्जैक्ट हो गई तो कोई ना कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है। लिख देती हूँ, हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट
डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, वो एफ कैसे निकालेंगे, वो एफ निकल जाएगा तो सॉल्यूशन भी निकल जाएगा, एफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट करके यहाँ से वाई की वैल्यू निकल आएगी। तो अगर एफ निकल गया तो सॉल्यूशन भी निकल जाएगा। पर अभी हमने सिर्फ ये चेक करना सीखा है कि एग्जैक्ट होगी या नहीं होगी, वो भी हम इस कंडीशन से चेक करते हैं। तो ये कंडीशन तो हमें रखनी है साथ में एग्जैक्टनेस की, इससे हमें चेक करते रहना है सॉल्यूशन। अगर इक्वेशन एग्जैक्ट है तो हम उसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे, एग्जैक्ट नहीं है तो फिर कोई ना कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें निकालने होंगे। कल हम सीखेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं, या तो गिवन इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है, ये याद रखना, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो इस टाइप से गिवन है, या तो वो एग्जैक्ट होगी या वो नॉन एग्जैक्ट होगी। नॉन एग्जैक्ट के अंदर पहले तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर इसका सॉल्यूशन निकलेगा। यहाँ पे हमें डायरेक्ट सॉल्यूशन निकालने होते हैं अगर इक्वेशन एग्जैक्ट है, और एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन इधर से। इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं देंगे, आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करना होगा पहले और फिर उसका सॉल्यूशन निकालना होगा। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन तो आएगा नहीं, एग्जैक्ट दे भी दें और आपको सॉल्यूशन ही निकालने को बोल दें, ऐसा नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्ट अगर हमने बना लिया, क्योंकि अगर इसको नहीं पढ़ेंगे तो उसको भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जब तक आप एग्जैक्ट नहीं बनाओगे किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को। नॉन एग्जैक्ट है तो पहले उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया और फिर उसका एग्जैक्ट बना दिया और फिर एग्जैक्ट बना के उसका सॉल्यूशन निकाला, ये एक तरीका है। तो पहले एग्जैक्ट का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है? समझ में आ गया हमें क्या करना है? एग्जैक्ट का सॉल्यूशन का तरीका देखते हैं, नॉन एग्जैक्ट का हम कल देखेंगे। मैम हर एक नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा? जितने हमने मेथड पढ़े उस हिसाब से तो मिल ही जाएंगे, पर अगर हर एक का मिल जाता तो फिर इतनी प्रॉब्लम ही ना होती, ठीक है ना? जिन मेथड्स के हिसाब से मिल जाता है, जो हम 3-4 मेथड पढ़ेंगे उस हिसाब से जितने मिल जाएंगे उनका सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे। पर ऐसा भी नहीं कि हर एक का इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाता है, कुछ दिक्कतें आती हैं, जैसे कई बार फंक्शन नहीं इंटीग्रेबल होते हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि इंटीग्रेशन क्या किया जाए। जैसे सॉल्यूशन अभी आप देखोगे ना, सॉल्यूशन में कुछ इंटीग्रेशन करके हमें सॉल्यूशन निकालने होते हैं, वो उसमें टेढ़े मेढ़े फंक्शंस आ जाए तो भी दिक्कत हो जाती है। इसलिए एग्जैक्ट तो बस एक टॉपिक है, इसके आगे हम बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जिसमें हम और मेथड ऑफ सॉल्यूशंस देखेंगे, ठीक है? ये भी अच्छा मेथड है, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें पता चलना चाहिए, ठीक है? तो अगर इक्वेशन एग्जैक्ट है तो हम जानते हैं कि कोई ना कोई एफ एग्जिस्ट करेगा सच दैट डी एफ इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें आपको पता है कि ये एफ इंटीग्रेबल होगा, डी एफ इंटीग्रेबल होता है। चलो इसको थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा। नाउ एम आप जानते हो क्या हो जाएगा, डेल एफ बाई डेल एक्स, एन होता है डेल एफ बाई डेल वाई। इसको जरा देखो, इसमें हम क्या करेंगे, पार्शियल इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसे करते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन? आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स की बजाय डेल एक्स लिख दोगे। पार्शियल इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स का क्या मतलब है, वाई विल बी कॉन्स्टेंट, ठीक है? यहाँ पे आप वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी लिख सकते हो ताकि आपको याद रहे। dx की जगह आप डेल एक्स रिप्लेस कर सकते हो। वैसे तो कोई एक चीज़ लिख दो, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, और नीचे लिख दो y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर आप इंटीग्रेशन ऑफ एम डेल एक्स लिख दो, या तो ये लिख दो या ये लिख दो, बात सेम ही है, ठीक है? मैंने दोनों बातें लिख दी ताकि आपको क्लैरिटी बनी रहे। इस साइड x के रिस्पेक्ट में पार्शियल इंटीग्रेट करेंगे तो f नहीं आ जाएगा, लेकिन इसके साथ कोई और फंक्शन भी अटैच करो आप, f इज इक्वल टू, मतलब m के साथ कोई ना कोई इंटीग्रेट कर रहे हो, कोई ना कोई फंक्शन भी अटैच करो। कौन सा फंक्शन इंटीग्रेशन हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, तो कौन सा फंक्शन आएगा, कांस्टेंट आएगा, यानी कांस्टेंट फंक्शन आएगा। तो सम फंक्शन ऑफ y लिख सकते हैं हम इसको। तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5y प्लस दिस। क्लियर है यहाँ तक?
यस सर। हाँ मैम। अब डेल एफ बाई डेल वाई निकालो, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेट करो विद रिस्पेक्ट टू वाई, दोनों तरफ करेंगे। इधर तो ये तो इकलौता फंक्शन ही है वाई का, तो इधर तो टोटल ही हो जाएगा ये डेरिवेटिव, डी बाई डी वाई ऑफ फाइव वाई हो जाएगा। इसको हम और भी क्या बोलते हैं, फाइव डैश वाई भी बोलते हैं, वो भी लिख सकते हो आप। प्लस इकलौता फंक्शन है ना, इसमें कोई एक्स का इंटरफेरेंस नहीं है, इसलिए इसका तो टोटल डेरिवेटिव होगा। और पार्शियल हाँ मैम। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हम कर रहे हैं, अच्छा वाई। हाँ, तो ये हो जाएगा डेल बाय डेल वाई ऑफ इसका इंटीग्रेशन एम डेल एक्स का। ठीक है, ये यहाँ से आ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको तो मैं फाइव डैश वाई लिख देती हूँ, मैं ऐसे ही लिख लेती हूँ इसको, डेल एफ बाय डेल वाई, और ये वाली चीज़ इधर ले आती हूँ, फाइव डैश वाई प्लस डेल बाय डेल वाई इंटीग्रेशन ऑफ एम डेल एक्स। अब डेल एफ बाय डेल वाई की वैल्यू क्या होती है वैसे, डेल एफ बाय डेल वाई की वैल्यू एन होती है ना, तो यहाँ से आप लिख सकते हो। मैं इस क्या करती हूँ, मैं फाइव डैश वाई की वैल्यू निकाल लेती हूँ यहाँ से, तो फाइव डैश वाई निकलेगा, दिस इज एन, दिस इज एन, एन माइनस डेल बाय डेल वाई एम डेल एक्स। सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रही हूँ मैं, आप सोचोगे कि क्या कर रहे हैं हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। एफ जो हमारा होता है उसकी हेल्प से हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, इस फाई की वैल्यू निकालने की कोशिश करें, इस फाइव वाई फंक्शन की, तो ताकि हमें सॉल्यूशन पता चले इसका कैसे निकलेगा। अब हम क्या करें, इंटीग्रेट कर देते हैं फिर से, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब इसका तो टोटल इंटीग्रेशन होगा, मतलब ये तो सिर्फ फंक्शन ऑफ वाई है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी बाई डी फाइव बाई डी वाई, इसका इंटीग्रेशन फाइव वाई होगा। फाइव वाई हो जाएगा। लेकिन ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो इसका इंटीग्रेशन पार्शियल करना है, तो ये मैं अंदर ही रखती हूँ और इंटीग्रेशन बाहर लगा देती हूँ, एन माइनस डेल बाई डेल वाई इंटीग्रेशन एम, सॉरी ये फाइव वाई आएगा, एम डेल एक्स, और यहाँ पे डी वाई लगा देती हूँ प्लस सी। ऐसा क्यों किया मैंने, डी क्यों लगाया यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ पार्शियल लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये पूरा फंक्शन, ये कंप्लीट फंक्शन किसका था, वाई का ही तो फंक्शन था। ओरिजिनल फंक्शन फाइव वाई का था और उसी का डेरिवेटिव हमने किया था, तो ये कंप्लीट फंक्शन जो आएगा ये कंप्लीट फंक्शन वाई का आएगा। ठीक है, ये पूरा काम वाई के फंक्शन में चल रहा है, तो आप चाहे पार्शियल करो यहाँ पे या फिर यहाँ पे टोटल करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फाइव वाई की वैल्यू ये निकल के आ जाएगी। तो अब बस हमें एफ एक्स वाई निकालना है। एफ एक्स वाई को जरा आप ध्यान से देखो, उसमें ये जो फाइव वाई था ये प्रॉब्लम कर रहा था, इसीलिए हमने इसकी वैल्यू निकाली। अब हम इसी इक्वेशन से एफ की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो जो एफ की वैल्यू निकलेगी वो क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ एम डेल एक्स प्लस फाइव वाई, ये लिख देते हैं हम, और हमारा एफ की वैल्यू निकल आएगी। एफ की ही तो वैल्यू हम निकालना चाहते थे, क्योंकि एफ निकल आएगा तो सब कुछ निकल आएगा। आपने पूछा था मैंने कभी थोड़ी देर पहले कि एफ कैसे निकलता है, एफ ऐसे निकलता है। इसमें आप ध्यान रखो, मैं लिख भी देती हूँ, y इज कांस्टेंट प्लस क्या आएगा, ये वाली चीज़ आ जाएगी, फाइव आई ऐड कर रहे हैं ना हम उसमें, देखो फर्स्ट इक्वेशन में फाइव आई और एम डेल एक्स ये दोनों ऐड किए जा रहे हैं, तो एम डेल एक्स मैंने ऐड कर दिया, अब इसमें फाइव आई ऐड करना है, तो फाइव आई क्या है, एन माइनस डेल बाई डेल वाई इंटीग्रेशन ऑफ एम डेल एक्स डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ मैम, तो एफ ऐसे निकल जाएगा। तो एफ ऐसे निकलेगा, लेकिन आपने अपनी क्लासेस में पढ़ा है, मुझे नहीं पता आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, वैसे ये फुल प्रूफ है। मैम सिर्फ फॉर्मूला ही पूरा था, मतलब प्रूफ तो नहीं पड़ा, अब दिखा। प्रूफ इसलिए करा दिया ताकि फॉर्मूला थोड़ा सा दिमाग में रहे कि आया कैसे, क्योंकि ये टेढ़ा मेढ़ा लगता है देखने में। देखना हाँ ये मैम, आपने ये पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा मैं हुआ तो बार बार भूल जाता था। है, एम डी एक्स
मुझे लग रहा है आपने ये वाला पढ़ा होगा क्योंकि बीएससी वाली बुक्स में ये होता है, और हो सकता है आपने ऊपर वाला भी पढ़ा हो, एन डी वाई। सिंपल ये होता है, हाँ मैम, मैं इससे ही पढ़ा। नॉट कंटेनिंग एक्स। अब हम्म। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है, मैंने वो वाला पढ़ाया है तो आपको वो वाला ही याद रखना है। इस वाले में प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पे जो टर्म होती है ना, इन्होंने ये एन माइनस ये कंप्लीट लिखा, ये इसलिए लिखा, इससे करने से पता है क्या होता है, एन एक्स वाई का फंक्शन होता है, और मान लो एक्स इंटू वाई प्लस वाई, अगर एन ये है तो आप एन को क्या सिलेक्ट करते हो यहाँ पे? ज्ञानेश आपने पढ़ा हुआ है ये सब? मैम। यस मैम। हम सिर्फ वाई सिलेक्ट करेंगे। हाँ मैम। सिर्फ वाई सिलेक्ट करते हैं ना, उसमें से हम एक्स वाली टर्म्स हटा देते हैं, नॉट कंटेनिंग एक्स, ऐसी टर्म्स जो जिसमें एक्स कंटेन ना हो रहा हो। तो ये जो एन में से आप माइनस करते हो कर्ल वाई कर्ल एम, एम डेल एक्स, तो जैसे एम, तो यहाँ पे जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। एम को क्या लिया जाए? मान लो एम ये हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर बाय 2। स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा ये तो। माइनस माइनस कर दो, चलो वो तो एग्जाम्पल जब करेंगे तब देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा वो है। मेरे कहने का ये मतलब है कि ये जो टर्म होती है ये क्या काम कर रही है यहाँ पे, ये n के अंदर से वो चीज़ें रिमूव कर रही है अपने आप। मतलब एक तो आप खुद रिमूव करो जाके, अब आप कहोगे कि ये तो बड़ा आसान काम है, एक्स वाई प्लस वाई, इसमें से टर्म्स नॉट कंटेनिंग एक्स ही तो रिमूव करनी है, तो हमने एक्स वाई रिमूव कर दिया। ये आपने खुद रिमूव किया मैनुअली। और एक ये काम हो रहा है कि ये एक्स वाई वाली टर्म ये आप फॉर्मूला लगा के रिमूव करो, क्योंकि देखो क्या होता है, ये तो बहुत आसान था करना। अगर n की वैल्यू कुछ ऐसी दे रखी हो cos 2x टाइप की, तो टर्म नॉट कंटेनिंग x क्या होगी? ये कहा जाता है कि टर्म नॉट कंटेनिंग x। तो फिर आप सोचोगे कि जीरो लिख दो, 0। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है cos 2x का? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। असल में ये फंक्शन ये नहीं है, ये है। तो फिर आपको इतना सोचना पड़ता है, इसका फॉर्मूला लगाना पड़ता है, और फिर आप टर्म नॉट कंटेनिंग एक्स को डिलीट करते तो आपके पास -1 बचता, जीरो नहीं आएगा, -1 आएगा। यहाँ पे आप -1 रखोगे, तो इसमें हाँ मैम, गड़बड़ आप के प्रॉब्लम चांसेस, समझ में आया। गड़बड़ के चांसेस होते हैं इस फॉर्मूले में, क्योंकि एग्जाम में तो टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन मैम पूछेंगे। वो पहला फॉर्मूला जो आपने लिखा उसमें अगर cos 2x मन कर ही चला तो ठीक ठाक आंसर आ जाएगा, हाँ, उसमें लेकिन cos इसको करने के लिए रिड्यूस करना पड़ेगा। फुल प्रूफ आंसर आ जाएगा। इसमें आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, इसलिए इस वाले फॉर्मूले को याद रखना। ये एम डेल एक्स ठीक का है। क्या मतलब है, यहाँ पे y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ये ध्यान रखना। डेल एक्स इसीलिए लिखा है मैंने, आप जैसे मर्जी लिखना चाहो लिख लेना। तो इस मेथड से हम सॉल्व करेंगे। अगर इक्वेशन एग्जैक्ट है तो सॉल्यूशन यहाँ से निकालेंगे। क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं, वो सॉल्व करना, ग्रुप में डाल दिए, और अभी ऑर्डर डिग्री के क्वेश्चंस भी दे देती हूँ। ठीक है मैम। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और है। मैम आज बस यहाँ पे ही रख दो। हाँ, बस इतना ही करा दूंगी। हाँ मैम, यहाँ पे ही रख दो क्या रख दूँ? क्लास को। शाम में क्लास होगा क्या? इसको रख दूँ? शाम में होगा क्लास, आपका 3 बजे टेस्ट है। मैम किस टॉपिक का क्लास? लीनियर अलजेब्रा 1 है। शाम को वो होगा, FLT 4 डिस्कस करूँगी, कुछ नया नहीं करा रही। ठीक है मैम। और 3 बजे ही देना पड़ेगा वो टेस्ट को? 3 का 3:30 कर सकते हो, लेकिन 3 के आसपास ही दिया करो। ओके मैम। नींद आ रहा है मैम। 15-20 मिनट का गैप ले सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन 3 बजे इसलिए क्योंकि 3 बजे हमें एग्ज़ाम के टाइम में ही देना है ना, इसलिए। मैम सोच रहा हूँ कि अगर मैम नींद आ जाए तो क्या करूँ? तो अभी सो नहीं जाओ। आएगा। अभी कितना सोगे? तो 1:45 हुए, मतलब 45 हुए, 1:45। उसमें तो एक शावर भी लेना पड़ेगा ना, वो तो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? नहाना। नहाना भी पड़ेगा, खाना भी पड़ेगा। सुबह से कुछ खाया नहीं। कुछ खाया ही नहीं, चलो खाओ जाके फिर। वो फर्क नहीं पड़ता, एक दिन ना खाऊं तो भी चल जाएगा।
सेहत बिगाड़ो। मेहनत से सीखा है कैसे सेहत बिगड़ता है। कुछ अच्छा भी सीख लो, गलत चीजें क्यों सीखते हो एक दूसरे से। गलत चीजों में ध्यान ज्यादा जाता है ना मैम। हाँ यही लग रहा है मुझे भी। वो मैं ना